अचीवमेंट्स एक दिन सबका आता है, किसी का ऐसा नहीं है कि कोई हार्डवर्क किया है लेकिन कभी पेड ऑफ नहीं हुआ। तो हमेशा जैसे मेरा हुआ आपका भी पेड ऑफ होगा एक ना एक दिन। आप ज़रूर किसी ना किसी एक दिन आप यहाँ पे मेरी जगह बैठे होंगे और अपने अपने स्मॉल जूनियर्स के लिए विश कर रहे होंगे। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm your host for today, Ashish Futan, educator and mentor for GATE and ESE platform. तो आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं। सर ने इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 15 लाया है, गेट में ऑल इंडिया रैंक 20 लाया हुआ है और ऐसे ही कई एग्जामिनेशन सर ने क्रैक किए हैं। बहुत सारे अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंपनीज में वर्क एक्सपीरियंस है। तो इतनी सारी बातें आज आप लोगों के साथ रिवील होने वाली है, इनके सीक्रेट्स, इनके टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम कृष्णा वीरेंद्र। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्विटेशन। बिल्कुल, आज मतलब ऐसा है कि आप एक्चुअल में अपने जो भी बातें हैं आप बताना चाहते थे, क्योंकि ये मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा सारे लोगों को यहाँ पे कि कृष्णा ऐसे हैं कि इन्होंने पहले से ही कहा था कि सर एक ना एक दिन मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा और आपके साथ CTWT में इंटरव्यू करूँगा। तो बहुत अच्छा लगता है इतने सालों के बाद कि हम लोग एक्चुअल में जो उस समय सोचे हुए थे वो आज फाइनली हो रहा है। बिल्कुल सर, वो बात याद है मुझे, जब आपसे बात हुई थी आपने गेट की बात बोला था तो मैंने आपसे ही बोला था कि अभी प्रिपरेशन का टाइम है सर, तो इट विल बेटर अगर आप मुझे ESE के इंटरव्यू के बाद अलाउ करें तो मैं CTWT के लिए काफ़ी एस्पायर रहूँगा। तो फिर आपने कहा था बेस्ट ऑफ लक। तो वो दिन आ गया, आज वो रिपीट हो रहा है दिन, वो याद है मुझे। तो काफ़ी खुशी हो रही कि हाँ वो दिन मैं ला पाया अपने हार्डवर्क से। तो बिल्कुल है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कुछ। सर मेरा नाम कृष्ण वीरेंद्र है और मैंने ऑल इंडिया रैंक 15 अचीव किया UPSC ESE 2021 में। सर मैं रहने वाला श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का हूँ और इसके बाद यहाँ पे मेरे गेट में लास्ट ईयर गेट दिया था, उसमें मेरी 20 रैंक थी, ऑल इंडिया 20। तो सर अभी यही जर्नी रही है पूरी और बैकग्राउंड सर मेरा उतना सही नहीं रहा है थोड़ा सा। तो वही फादर एक टीचर है और मदर हाउसवाइफ हैं। तो फिर आफ्टर ऑल जब वही था कि अपना एजुकेशन बैकग्राउंड अगर मैं बोलूँ तो जैसे ही मतलब 5th तक तो मैं बहुत सारा बेकार लड़का था। मतलब ऐसा लड़का मुझे याद है कि बस कैसे भी पास हो जाऊँ ऐसा वाला था। मुझे याद है कि एक थर्ड क्लास में हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और सर हिस्ट्री के एग्ज़ाम में ऐसा था कि मतलब हम लोग को क्वेश्चंस लिखने होते थे, मतलब 10-20 मार्क्स से खुद से याद करके आना होता था। और फिर मैं इतना वीक था कि मुझे क्वेश्चन याद ही नहीं होते थे। और मैं क्या किया था कि क्योंकि ऐसा था कि क्योंकि कुछ भी एकदम पल्ले पड़ता नहीं था मुझे, तो मैंने उसको पहले से ही लिख रखा था। और फिर मैं गया तो फिर वहाँ पे जब टेस्ट हुआ तो फिर मैं पहले से लिख रखा था। तो एक लड़के ने मेरी कंप्लेन कर दी कि ऐसा हुआ है जो भी है। तो मुझे उस दिन याद है बहुत मार पड़ी थी और मेरे एक सेटबैक था। तो ऐसा रहा था मैं मतलब 5th तक। फिर सब नवोदय में आया सर, तो पता नहीं क्या हुआ, एक्चुअली मैं हमेशा से सही टाइप कर रहा हूँ। तो नवोदय में आने के बाद बिल्कुल से क्या हुआ कि फ्रेंड्स बने नहीं, रेजिडेंशियल स्कूल था तो खुद से ही मतलब रहना अकेले। तो यही था कि अब जब कुछ नहीं है तो दोस्ती है नहीं ज़्यादा तो बुक्स ही पढ़ लेते हैं। फिर वहाँ से जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। तो वहाँ से फिर पूरा सेटबैक एक लगा मुझे। तो वहाँ से फिर जब 6th में फर्स्ट रैंक आई कॉलेज में, काफ़ी अच्छा फर्स्ट टाइम था कि कुछ अचीव किया मैंने अच्छा अपनी लाइफ में। तो 6th में फर्स्ट रैंक आई। उसके बाद वो लेगेसी कंटिन्यू रखी, तो 10th में भी अच्छा रहा। फिर 11th-12th का अपना सर एक इंटरेस्टिंग कहानी 10th की भी है। 8th में क्या हुआ था कि मेरा मैथ्स बहुत वीक था हमेशा से। तो ऐसा हुआ कि जब मैथ्स वीक था तो सबको पता था कॉलेज में कि मैं तो बायो लेने वाला हूँ, मैथ्स तो ये कभी नहीं लेगा कृष्णा। और कॉलेज में भी या क्लास में भी काफ़ी टाइम बेइज्जती हुई थी ऐसे करके कि इसको तो मतलब याद करता है इतना वो नहीं है। तो वो सब चीज़ें काफ़ी मतलब अजीब सी रही थी मेरे लिए कि अरे ये कैसा बोल रहे हैं लोग। तो मैंने उसको थोड़ा सा सही करके लिया ऐसा कि पॉजिटिव वे में। तो फिर मैथ्स ही ली मैंने ज़बरदस्ती की, देखा जाएगा जो होगा। तो फिर वही 11th-12th भी काफ़ी, उसके बाद जब मेहनत की तो 11th-12th भी काफ़ी सही रहा। 12th में फिर स्टेट में टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। 10th में भी 10 से GPA करके डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। फिर बाकी सर BTech में भी फिर वही लेगेसी कंटिन्यू रही से। तो यही थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है मेरा सर।
बहुत सही, मतलब ऐसा है कि आप शुरू से ही एकदम टॉपर नहीं थे, बीच में उतने अच्छे नहीं थे, फिर उसके बाद इम्प्रूव करते करते आपका ग्राफ ये है कि अच्छा इम्प्रूव होता रहा। और अगर साथ साथ में कहा जाए कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या, आपने और कहीं पर वर्क किया, उसके बारे में बताइए। ये सर, तो लास्ट ईयर जब गेट दिया 2021 में, तो मेरी 20 रैंक थी गेट में। तो उसके बेसिस पे मैंने सर फर्स्ट मैंने NTPC ज्वाइन किया था। तो NTPC में मैंने 2 महीने काम किए, फिर वहाँ से फिर IUCL स्विच किया। फिर तो IUCL में मैं था लगभग अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर ज्वाइनिंग की, तो IUCL की तो 3 मंथ्स वहाँ पे था। एंड सर अभी करंटली आई एम वर्किंग इन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सर एक्चुअली पावर ग्रिड का तो यही था कि बीटेक इंटर्नशिप वहाँ से की थी, तो एक बन गया था कि पावर ग्रिड तो जाना ही है, काफ़ी एक हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है, इंटर्नशिप आप कर लेते हैं तो काफ़ी कंपनी के बारे में जान जाते हैं। तो सर वही जैसे ही पावर ग्रिड ज्वाइनिंग गई तो पावर ग्रिड ज्वाइन किया। तो अभी यही सारे वर्क एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे सर। अभी ये मेरी 5th जॉब है। बाग वगैरह का इंटरव्यू तो सर सिलेक्शन हुआ, फिर गया नहीं, बाग ज्वाइन नहीं किया। तो अभी ये मेरी 5th जॉब है सर। तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन अभी तो EAC ज्वाइन करना है, तो उसके लिए काफ़ी खुश हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आपने ये कहाँ से डिसाइड किया कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपेयर करना है या गेट प्रिपेयर करना है, इसके बारे में बताइए। सर अभी तो इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर कि क्या हुआ था जब मैं कॉलेज में एंटर किया, तो उस टाइम पे तो कुछ आइडिया नहीं था मुझे, क्योंकि कभी फैमिली में भी कोई रहा नहीं था ऐसा जिसने EES गेट वगैरह दिया हो। तो फिर क्या हुआ कि ठीक है, अब तो कॉलेज आ गए हैं, फिर मज़े वगैरह करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में होता है कि मज़े करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो ऐसे ही घूमते फिरते थे। और वही था कि घूमने फिरने में यही हुआ कि सीनियर इंटरेक्शन होता है ये फर्स्ट ईयर में, फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, कभी ये फ़न होगा कभी वो फ़न। तो उस चक्कर में सर सीनियर से इंटरेक्शन हुआ। तो फिर बातों बातों में पढ़ाई की बातें भी कर ही लेते हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि गेट EAC एग्ज़ाम होता है। तो ठीक है, फिर मैंने थोड़ा समझा उसको, घर जाके स्टडी की, अपने नेट वगैरह से सर्च किया क्या है। तो फिर ये लगा कि हाँ ये एग्ज़ाम अपने लायक है, मतलब इसमें तो हम आ सकते हैं, टेक्निकल तो ठीक ठाक है अपना। तो उस चक्कर में सर फिर स्टार्ट की प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से हुई। और सर गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो EAC का था कि मतलब ऐसे एग्ज़ाम के बारे में सर्च किया था, लेकिन उतना आइडिया नहीं था। और क्योंकि कॉलेज में कोई डिस्कस नहीं करता था ES का कि किसकी रैंक आई, किस सीनियर की कितने मार्क्स आए। तो ये था कि मुझे ऐसा लगता था, मतलब वो बहुत गलत एक्सपीरियंस था कि मुझे लगता था कि EAC का एग्ज़ाम गेट से बड़ा नहीं होता है। गेट का एग्ज़ाम क्योंकि जो एक हाइप मिलती है गेट में रैंकर्स को, जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं, तो लगता था कि गेट का एग्ज़ाम तो ES से बहुत बड़ा है यार, तो हम ES तो नहीं करने वाले, हम हमेशा टॉप की चीज़ें करेंगे, तो गेट ही कर रहे हैं हमको। तो गेट का एग्ज़ाम दिया, फिर 1 साल बीत गए। फिर 3rd ईयर में आके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गेट का एग्ज़ाम तो ठीक है, ES का एग्ज़ाम और भी बड़ा है। वो पोस्ट जो ऐसा करके UPSC कराती है, क्योंकि हम लोग को बचपन में सबका होता है कि UPSC मतलब IAS, वो और तो कुछ एग्ज़ाम जानते नहीं है अपन। तो लोग और भी घर के लोकल लोग हैं, उनको भी नहीं पता होता कि EAC भी होता है क्या, NDA वगैरह भी कराती है क्या, CDS वगैरह UPSC। तो उस चक्कर में ऐसा हुआ कि जब पता चला कि EAC भी है, तो फिर लगा हमने तो बड़ी गलती कर दी यार, अब तो गेट करना चाहिए था और साथ में EAC भी करना चाहिए था। लेकिन अब तो टाइम बीत गया था, तो वही था कि पहले गेट देखते हैं, पहले ठीक ठाक जॉब ले लें, फिर अपना एक्सेल करेंगे। तो फिर वही सर लास्ट ईयर जब गेट का एग्ज़ाम हुआ, तो गेट का एग्ज़ाम लोग का था 7 फरवरी को। तो गेट का एग्ज़ाम मेरा ठीक गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ES का प्रीलिम्स था अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ बाद। तो ES में तो था कि नहीं होना है करके, तो हम सोच ही गए थे कि नहीं होगा, क्योंकि कभी किसी का कॉलेज में हुआ नहीं था प्रीलिम्स। तो जब ES का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, तो फिर मार्क्स वगैरह काउंट किए, तो फिर लगा कि सिलेक्शन हो गया। फिर तो कॉलेज मैं भी खुश कि ऐसी चीज़ें मिल रही जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। EAC प्रीलिम्स कैसे निकल सकता है, मतलब बस सर ये था कि कट ऑफ से बहुत डिफरेंस नहीं था, क्योंकि अब जब चीज़ पता हो कि निकलेगी नहीं, निकल जाए तो बस यही होता है कि थोड़ा बहुत ही अंतर होगा। तो 14-15 मार्क्स ही मेरे कट ऑफ से ऊपर थे, 250 थे मेरे, एंड 230 से कट ऑफ गई थी सर। तो निकल गया, तो कॉलेज में एकदम शोर टाइप का कि अरे कृष्णा ने प्रीलिम्स निकाल दिया। तो मैं भी खुश था, तो काफ़ी मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर ये हुआ कि गेट में जब रैंक आई, तो सर EAC का मेंस दिया फिर, क्योंकि अब था कि मेंस अच्छे से करना है, गेट निकल मतलब प्रीलिम्स निकल गया। तो लेकिन वो था कि जो आप शॉर्ट कमिंग्स लाइफ में रखते हो वो हमेशा कंटिन्यू रहती है। तो वही था कि जब प्रीलिम्स का जो मार्क्स मेरे कम रह गए थे, तो अभी तो नहीं, लेकिन लास्ट में जाके जब इंटरव्यू हो गया तो वो रिफ्लेक्ट हुए। तो जो मार्क्स डिफिशिएंसी थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 13 मार्क्स मेरे कम रह गया सर। कट ऑफ 740 से कट ऑफ थी, मेरे 733 मार्क्स आए थे। तो वो एक सेटबैक था कि नहीं हो पाया, मतलब मुझे था कि नहीं होगा, लेकिन एक ही होता है ना कि अपना बेस्ट देते हैं ताकि देखा जाएगा। तो उस बेस्ट देते देते मेंस निकल गया, इंटरव्यू तक पहुंच भी गए। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि सर जब लास्ट सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने, तो वो मुझे एक्सपीरियंस था पूरा तीनों स्टेज का, मुझे कुछ नया नहीं करना था, बस सिंपल एक ट्रैक पे फॉलो रहना था। तो इसलिए काफ़ी एक्सपीरियंस था। प्रीलिम्स से भी सही मार्क्स आए मेरे, मेन से भी, इंटरव्यू तीनों में अच्छा बेस्ट किया मैंने अपना। तो ये एक्सपीरियंस रहा था EAC का सर। और सर यही था गेट की जब रैंक आई थी 20,
तो जब ESC का पता चला कि बहुत बड़ा एग्जाम है तो गेट में सेटिस्फाई नहीं हुआ अपन। पहले तो था कि हो जाए, जब रैंक आ गई 20 रैंक आई तो सब लोग खुश थे, आसपास तो बन गई थी मतलब फैमिली वगैरह में, क्योंकि बैकग्राउंड सही उतना नहीं होता है, तो कुछ भी रैंक आती है तो थोड़ा सा फेम बन जाता है। तो फैमिली में सब खुश कि अरे चलो बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया रैंक आई है, दोस्त वगैरह मैसेज किए जा रहे हैं कि अरे बधाई हो भाई 20 रैंक आई तुम्हारी। लेकिन वो था कि अंदर से कुछ था कि नहीं अभी तो कुछ बाकी है, मतलब ऐसा कुछ जो अभी नहीं मिला है, तो ES तो करना है। तो जैसे ही 20 रैंक आई, ज्वाइनिंग का पता था कि 7-8 महीने बाद होगी, तो वो टाइम यूटिलाइज़ करना चाहा मैंने और वही तुरंत स्टार्ट कर दी मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। प्रीलिम्स सर हम लोग का हुआ था 18 जुलाई को और मेंस हुआ था 21 नवंबर को। IUCL की ज्वाइनिंग थी सर 13 दिसंबर को, तो मेंस लिख के फिर IUCL ज्वाइन किया। तब तक वहीं पे अपना खुद ही पढ़े जा रहे थे जैसे भी करके। तो सर प्रीलिम्स मेंस तो घर से ही दिया, फिर इंटरव्यू के लिए वहाँ से मतलब IUCL से रह के इंटरव्यू दिया। तो ये सर आई थी जनरली गेट और ESC की जो मोटा मोटी है, जो ऐसा लगता है कि मतलब पहले कन्फ्यूज़न हुआ लाइफ में कि नहीं ESC नहीं गेट, फिर लगे ESC, तो फिर फाइनली मतलब एम पे पहुंच गए जाके। तो सर ये है कि चलो जो कन्फ्यूज़न हुआ ओवरकम हो गया सारा चीज़। बिल्कुल है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतना अच्छा आपने रैंक लाया, और क्योंकि आपके ऑलरेडी पहले के अटेम्प्ट्स रह चुके हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे को मतलब और कंटिन्यू करना चाहिए? कैसे आप मोटिवेटेड रहे कि नहीं यार अगली बार तो मैं निकाल लूँगा? और क्योंकि साथ साथ में आपका एक जॉइनिंग का भी आ गया था, आप इधर भी ज्वाइन हो रहे थे, तो ऐसा मतलब कैसे आप अपने आप को पूरे समय मोटिवेटेड रखे? सर अभी तो जैसे एक्चुअली ऐसा हुआ था सर कि कॉलेज में के साथ ही मैंने LNT का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें LNT BI से मेरी फर्स्ट रैंक थी, तो कॉलेज में प्लेसमेंट लग गया। तो ये हुआ कि ज्वाइन नहीं किया मैंने, क्योंकि था कि अभी ठीक है एक बार देख लेते हैं, भाई मेंस का एग्ज़ाम था तो मेंस की वजह से मैंने कहा कि नहीं ज्वाइन करेंगे। तो सर LNT का तो फर्स्ट रैंक के बाद भी छोड़ दिया। फिर ये हुआ कि जब मेरी गेट पे 20 रैंक आई तो वो जो अनसेटिस्फैक्शन था कि नहीं अभी तो अभी आगे बहुत कुछ है, मतलब ES का था हमेशा से टारगेट। तो सर मोटिवेशन का यही था कि अब जब सोच लिया है कि वो पाना है फिर तो पाना है, मतलब फिर तो बैक नहीं हो सकते अपन। फिर तो ये हो जाएगा कि अभी ऐसा कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ एम करते हो, अपने को बता रखा है दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स में, फिर एक छोटी सी अचीवमेंट बीच में मिल गई, उसके लिए आपने बड़े एम को टारगेट छोड़ दिया, तो लगता है कि वो भाग गया छोड़ के, ऐसा मतलब वो छोड़ के भाग गया, मतलब उसको था कि कुछ मिल जाए बस, तो इसलिए आपकी कमिटमेंट नहीं दिखती है उसमें। तो जब मैंने बोला था कि नहीं अब ES करना है तो करना है, फिर गेट पे रैंक आ गई तो ठीक है ये हो गया कि चलो PSUs में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, लेकिन अब अपन को तो ES, दोस्त का फ़ोन आया था मेरे उस दिन, मुझे याद है जब गेट की रैंक आई तो ES का इंटरव्यू हो गया था, तो उसने कॉल किया तो कि अब तो चलिए रैंक आ गई है तो ठीक है। तो मैंने कहा नहीं अभी तो, मैंने उसको यही बोला कि अभी तो गेट की रैंक है लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो फिर वो बहुत तेज़ से हंसने लगा फ़ोन पे ही कि मुझे पता था तुम सेटिस्फाइड तो नहीं होगे, तुम ऐसे ही कुछ करने वाले हो। और मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त अर्पित है, तो उसने बोला कि नहीं तुम्हें तो अभी फिर वो खुद ही मोटिवेट किया कि नहीं मुझे पता था तुम ऐसे ही हो और तुम्हें अभी आगे जाना है, अभी गेट तो ठीक है ES का करो। तो वो सर चीज़ें काफ़ी मोटिवेटेड, दोस्त वगैरह काफ़ी मोटिवेटेड रहे मेरे लिए, हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है, फिर फैमिली मेम्बर्स वगैरह। तो अपना खुद का एम, सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ये दोस्त फैमिली मेम्बर्स यही सब होते हैं मोटिवेशन के लिए सर। बहुत सही। वही है कि मतलब आप एक सेटबैक पे रुकना नहीं चाहिए, आपको हमेशा मूव करते रहना चाहिए, और जो आपका अल्टीमेट एम है उस पर हमेशा फोकस रखना चाहिए, चाहे बीच में छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस और आते रहें। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात कही ना, क्या होता है लोगों के तैयारी कर रहे हैं गेट एंड ESC का, बीच में बैंक आ गया, बीच में SSC आ गया, ऐसे ऐसे करके डाइवर्ट होते रहते हैं। उससे सर क्या है ना कि जब आप किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बेसिक नॉलेज ही चाहिए होती है हर एग्ज़ाम में। तो जब आप नॉलेज ग्रास्प कर लेते हैं तो आप अटैम्प्ट तो देंगे ही कई एग्जाम्स के, तो आपको छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिलती रहेंगी, सिंपल सी बात है। लेकिन वही है कि अब आप कहाँ डिजर्व करते हैं वो गॉड आपको चेक करता है। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए छोटी अचीवमेंट्स की, नहीं नौकरी तो लग गई है तो मज़े करते हैं, फिर तो आपको बड़ा एम नहीं मिलने वाला। तो बड़े एम के लिए तो ये पहले से मान के चलना है कि छोटे एम्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको तो मैं नलीफाई करके साइड में रखूँगा कि मुझे तो ठीक है ये तो लेना ही नहीं है। तो वो फिर बड़े पे डागा करना है, जब तक वो ना मिल जाए तब तक तो लगे ही रहना है सर। बहुत सही, ये एक अच्छा एक पर्सपेक्टिव आपने बताया है। और जैसे अब हम लोग प्रिपरेशन की बात करें तो आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स निकाले, तो यहाँ पर कई एस्पिरेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या रहता था। मतलब दिन भर पढ़ना है, 24 घंटे पढ़ना है, 12 महीना पढ़ना है, क्या रहता था आपका शेड्यूल? अपने बारे में बताइए, या जो एस्पिरेंट्स कर सकते हैं क्या चेंज करना चाहिए उसमें? अरे एक तो ये कि सबको पता है कि कोई बहुत ज़्यादा तो 17-18 घंटे नहीं पढ़ सकता, ये तो नेचुरल सी बात है। तो मेरा सर यही शेड्यूल कोई फिक्स नहीं था। पहली बात तो ऐसा नहीं था कि मुझे इतने से इतने टाइम तक एकदम कंस्टेंट लेके चलना है
क्योंकि क्या होता है फिर आप कंस्ट्रेंट लगा देते हैं ना, तो आपका कभी मन पड़ रहा है पढ़ने का, फिर भी आप नहीं पढ़ते क्योंकि टाइम ही नहीं है वो। और जब आपका पढ़ने का टाइम है फिर आप शेड्यूल में नहीं है तो आप तब नहीं पढ़ते। इसीलिए मेरा था कि जब मन करे तब पढ़ो, जब नहीं कर रहा है तो फिर आराम से चिल मार के बैठो, दोस्तों से मज़े करो। तो सर मेरा ये था कि मेरा थोड़ा म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहा है थोड़ा सा। तो मुझे याद है कि कॉलेज वगैरह में भी जब भी एग्ज़ाम वगैरह सेमेस्टर के हो जाते थे तो मैं रूम पे आके आराम से चिल करने के लिए चिल्ला के रूम पे अकेले बंद करके गाने गाता था। यूट्यूब को ऑन कर लिया और गाने लगा के गाने गाए जा रहा हूँ, या फिर अपना पढ़ते पढ़ते ही गाने गाए जा रहा हूँ। तो सर शेड्यूल तो मतलब मेरा यही था कि आराम से सुबह 7-8 बजे तक उठ गए और फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर बाकी का जो 3 घंटे का टाइम होता है लंच के पहले, उसमें अपना टेस्ट। सर मेरा हमेशा फोकस टेस्ट पे ज़्यादा रहा है, अभी उसके लिए मैं आपको बताऊँगा आगे का जो होगा। तो उसमें टेस्ट अपना दे दिया 3 घंटे में, फिर लंच के बाद अपना थोड़ा सा टेस्ट जो दिया है वो एनालाइज़ कर लिया, फिर 5 to 8 एक और टेस्ट दे लिया। तो मेरा 2 टेस्ट का रहता था, फिर अपना 8 अपना वही डिनर किया और रात में फिर जो टेस्ट दिया 5 to 8 वाला वो एनालाइज़ किया। तो पहले से ही सर मेरा था कि मैं हर नेक्स्ट डे को प्लान करता हूँ पहले से, मतलब डायरी में मैं डेली नोट करता था कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी है। तो वो पहले से पता होता था जब मैं उठता था अगले दिन कि हाँ मुझे आज क्या करना है, प्री प्लान होके। तो वो सर शेड्यूल, लेकिन एकदम शेड्यूल मेरा फ्लेक्सिबल रहा है, कभी इतना कंसर्न नहीं कि नहीं 1 ही बजे खाना खाऊंगा मैं, अगर है तो रात में 8 ही बजे खाऊंगा, भूख ली खाया, बाकी टाइम से पढ़ना। और कभी बोर हुए तो दोस्तों के साथ मस्ती कर ली। तो एकदम ऐसा नहीं रहा है जैसे लोग बोलते हैं कि 17-18 घंटे पढ़ने से एग्जाम निकलता है। चिल होके पढ़ो, आराम से कॉन्सेप्ट समझो, जब नहीं लग रहा है मन, ऐसा कोई मेरा जैसे लोग बोलते हैं कि हाफ एन आवर का कुछ ब्रेक ले लो फिर पढ़ो फिर ब्रेक लो, मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है। मैं हमेशा से टॉपिक पे फोकस करता हूँ। जैसे कोई टॉपिक उठाया मैंने, तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे आधे घंटे पढ़ना है, मैंने कहा कि मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है। अब वो 1 घंटे में हो 2 घंटे में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या 15 मिनट में हो जाए, तो टॉपिक जब तक ख़त्म नहीं होता था मैं पढ़ता रहता था उसको। और क्योंकि ऐसे भी क्या होता है ना कि जब आप टाइम पे फोकस करते हैं तो टाइम पे ही दिमाग रहता है कि कब आधे घंटे हो रहे हैं, कब आधे घंटे हो रहे हैं, तो उसमें फिर आप सब कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो फिर कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए आप, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपने ये टॉपिक डिसाइड कर लिया, वो आप पूरा पढ़ के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप आराम से ब्रेक लीजिए अगर आपको नीड है तो सर यही है कि एकदम फ्लेक्सिबल होकर पढ़िए, अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए, बहुत बस रियली सही होता है। और जैसे आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करते थे? क्योंकि जब आप पढ़ाई करते रहते हैं तो फ़ोन रहता है और अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, कॉल आ गया, कोई बुला लिया, दोस्त आ गया, तो ये सारी क्योंकि एक एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप इसके बारे में बताइए। सर डिस्ट्रैक्शन का तो मेरा ये था कि सर कॉलेज वगैरह में तो मैं थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह ही मेन डिस्ट्रैक्शन, सबको पता है फ़ोन ही है सर। और तो दोस्त वगैरह तो होते ही, लेकिन उतने समझ जाते वो लोग कि पढ़ रहा है। तो जैसे मेरे दोस्त लोग काफ़ी सारा सपोर्टिव रहते पूरे ऑल 4 ईयर्स। अर्पित, नितेश, जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, हमेशा से अरे पढ़ नहीं रहा तू, मतलब खुद तो मज़े कर रहा है लेकिन मैं मज़े कर रहा हूँ साथ में, तो अरे भाई तुम कैसे मज़े कर रहे हो, तुमको तो जाके पढ़ना चाहिए यार रैंक नहीं आनी क्या, रैंक नहीं आनी क्या, वो रैंक बोल के, मतलब अब खुद तो मैं भी बोलता था कि भाई अभी तो छोड़ दो यार, नहीं, लेकिन वो तो लास्ट टाइम तक वो, मतलब पहले मुझे उतना सही नहीं लगता था, लेकिन अभी तो लगता है कि नहीं, उनकी वजह से वो काफ़ी, मतलब जहाँ पर हूँ काफ़ी सपोर्ट रहा। तो सर वो था अपना रैंक वैंक का, तो डिस्ट्रैक्शन का सर, और सोशल मीडिया का अभी तक कभी था नहीं मेरा। अभी कॉलेज में तो अभी तो काफ़ी है, लेकिन उस टाइम पे यूज़ बिल्कुल बंद कर देता था मैं। तो मतलब एक्चुअली टाइम वाइज है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ करूँगा। जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम आ रहा है 1 मंथ के बाद है, तो मैंने अपना बंद कर दिया सारा सोशल मीडिया, कम्प्लीटली फोकस अपना एग्ज़ाम पे। फिर जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तुरंत अपना यूज़ किया। जैसे मुझे याद है सर कि मेरा मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था ईएसी का, तो 2-3 महीने प्रीलिम्स के बाद फ़ोन बंद था पूरा, मतलब एक्चुअली मैं फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देता था ताकि किसी का कॉल ना आए, और व्हाट्सएप फेसबुक तो सब बंद ही था। फिर जैसे ही मैं मेंस का एग्ज़ाम, मेरा ये दिल्ली में ही था, और मैं देखे मेट्रो से वापस आ रहा था, मैंने मेट्रो में ही खोला अपना फेसबुक, लॉगिन किया, देखा 4 महीने के मैसेज, गेट की रैंक पे पड़े हुए थे, बधाई हो सर बधाई हो। तो वो सब चीज़ें थी सर कि मतलब मैं यही सजेस्ट करूँगा लोगों को कि आप टाइम वाइज यूज़ कर दीजिए अपने सोशल मीडिया का। ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ करना चाहिए या हमेशा करना चाहिए, एक लिमिटेड वे में। आपको नीड पता होनी चाहिए कि कब मुझे यूज़ करना है, कब नहीं करना है, और जैसे ही आपका टाइम होता है एक अपना खुद का, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए कि वो भी ज़रूरी है लाइफ में अपने। और सर इसके अलावा फ़ोन कॉल्स का तो बताया आपको कि सर मैं फ़ोन स्विच ऑफ ही कर देता था, मतलब सुबह 8 बजे उठा, अपना देख लिया, फिर स्विच ऑफ, किसी से बातें नहीं करनी मुझे। फिर अपना रात में मेरा 2 टाइम फिक्स था सर, मुझे याद है, एक लंच के बाद 5 मिनट के लिए फ़ोन खोलना है, और एक डिनर के बाद 5 मिनट के लिए फ़ोन खोलना है, बाकी टाइम फ़ोन हमेशा ऑल टाइम स्विच ऑफ। घर पे ही था कोविड में सर, तो कुछ ऐसा खाना वगैरह के भी कोई मम्मी ने बुला लिया नीचे, तो आ जाओ पढ़ कर लो, और दोस्त वगैरह थे तो मैसेज डाल देते थे तो देख लिया बाद में। तो वही था कि डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं जो है अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था, और सोशल मीडिया वगैरह बंद बिल्कुल से, और जब नीड हुई तब यूज़ किया उसको। ये बहुत अच्छा है, मतलब एक्चुअल में आप
सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे थे, और अभी क्या हो जाता है कि सोशल मीडिया लोगों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हो। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे मिल गया है कि एस्पिरेंट्स आप अपने हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करो। और ये एक ऐसा एज भी रहता है ना जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कुछ ज़्यादा ही है ना। हाँ, बिल्कुल। और जो इस समय को यूटिलाइज कर लिया वो एक्चुअल में अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच सकता है। और भाई फिर ये तो आपने कह ही दिया कि स्ट्रेस आउट लोग क्या करते हैं ना, जो अपना फ्री टाइम रहता है उसमें भी फिर वही मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, तो और स्ट्रेस और बिल्डअप होता है ना, क्योंकि आप इतने देर से फिर फ़ोन को ही देख रहे हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आपको जो पसंद है वो चीज़ों को करो, हॉबी को करो। जैसे आपको गाना पसंद है तो ये तो बिल्कुल है, यहाँ पर एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा गाना ज़रूर हो जाए ताकि मूड भी थोड़ा सा लाइट हो जाए। सर अभी तो इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं ना। हाँ नहीं बिल्कुल, आप छोटा सा फरमाइश सर आपकी हो तो। नहीं आपको जो पसंद है। सर अभी गाना सर हाँ ठीक है सर, एक गाना मतलब ऐसे ही सुनाता हूँ मैं, 2 लाइन है बस। सर वो मुझे काफ़ी पसंद भी है गाना, वो जब मैं फ्री टाइम में गाता रहता हूँ उसको जब भी आता है तो। मेरे दिल के लिफाफे में है तेरा खत है जाड़ियाँ, तेरा खत है जाड़ियाँ, ना चीज़ ने कैसे पाली किस्मत ये जाड़ियाँ वे। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जाड़ियाँ, तेरा खत है जाड़ियाँ, ना चीज़ ने कैसे पाली जन्नत ये जाड़ियाँ वे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। थैंक यू सर। बहुत सही। यहाँ सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये जिसकी बात कर रहे हैं वो गेटन ईएसी है, ठीक है। तो ये गाना उसी के लिए डेडिकेटेड है। एंड बहुत अच्छा गाया, एक्चुअल में आप बहुत अच्छा गाते हैं। एंड ये एक बहुत हेल्दी चीज़ है जिससे आप अपने स्ट्रेस को डाउन कर सकते हैं और कनेक्टेड ऐसे कोई एक हॉबी वाला पार्ट रहता है। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि हॉबी, इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछा था मुझसे इनफैक्ट ये अच्छा, कि हॉबी आपको एक्चुअली हेल्प कैसे करती है, तो मैंने उनको बताया कि हॉबी से सर एक्चुअली आपका जो एक सिंक्रोनाइजेशन होता है चीज़ों को समझना, कि म्यूज़िक है जैसे, तो आप सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं अपने बीट्स को, अपने रिदम्स को, तो वो एक बहुत हेल्प करता है आपको लाइफ में भी, कैसे आपको एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज़ करना है पढ़ने के साथ साथ, कि सबको स्ट्रेस चाहिए होता है, मतलब लगता है सबको, तो स्ट्रेस से थोड़ा रिलीज चाहिए सबको, तो वो एक हॉबी आपको ज़रूरी मस्ट है कि आप पूरे टाइम नहीं पढ़ सकते, तो वो सर काफ़ी हेल्प किया मुझे, मतलब पूरे टाइम में कि गाना गा लो कभी भी, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो, रिफ्रेश हो गया। नहीं तो लोग फ़ोन पे तो 1-1 घंटे लगा देते हैं, मैं 5 मिनट में रिफ्रेश होकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो एक एडवांटेज ये मेरे लिए। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आपको एंटरटेन करके रखता है। और कौन से लाइन में आ गए, आपको तो इसी साइड पे जाना था। चलिए आप उस पर चलते हैं। बिल्कुल, ईएससी की तैयारी के लिए मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। प्रीलिम्स कभी कभी समझ में नहीं आता क्योंकि 2 सेक्शंस हैं, आप टेक्निकल का भी देखते हो, आप नॉन टेक का भी देखते हो, तो आप बताइए कैसे अप्रोच करना चाहिए। सर प्रीलिम्स का तो मेरा ये था, एक तो पहले मैं ईएससी का पूरा बताता हूँ कि एज अ 0 लेवल पे आप अगर हो तो आपको कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम को। तो फर्स्ट थिंग तो सर ये नीड आपको समझनी चाहिए, पहले आप एग्ज़ाम को समझो कि एग्ज़ाम आपसे क्या रिक्वायर करता है, क्या मांगता है आपसे। तो सिलेबस देखो और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को जज करो कि क्या वो एग्ज़ाम मैं दे सकता हूँ या मैं क्लियर कर सकता हूँ। क्या ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम, मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है कि आपको अपने कैलिबर को समझना चाहिए कि क्या मैं इसके कैपेबल हूँ। क्योंकि क्या होता है कभी कभी टाइम वेस्ट करना किसी एग्ज़ाम के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है, आप इसके अलावा किसी और करियर में भी ट्राई कर सकते हैं। तो लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप हाँ मेहनत करते हैं, आप बोलोगे कि मेहनत करते तो पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एक बार आप अंडरस्टैंड करो एग्ज़ाम को। और सर ईएससी का तो ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि 1 ईयर का तो ट्रेनिंग थोड़ा सा 1 ईयर स्टार्ट कर देना चाहिए पहले से, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा डीप है। और मेंस में तो सर क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट को इनबिल्ड करना होता है, आपको एक कन्वेंशन वे में लिखना होता है, तो आप डायरेक्टली स्ट्रेटजी या शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकते। तो कन्वेंशनल वे में लिखना है तो आपको बुक्स वगैरह भी रेफर करनी पड़ेंगी। तो ना 1 ईयर का पूरा प्लान करके चलिए और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमेशा मेंस के बेसिस पे कीजिए,
क्योंकि अगर आप मेंस को टारगेट, जैसे मेरा था कि मैं हमेशा मेंस को टारगेट करता था, प्रीलिम्स तो मेरे लिए बस ये था कि एग्ज़ाम देना है, दूँगा, मतलब आएगा तब दूंगा। बाकी क्योंकि क्या होता है कि अगर आप मेंस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट्स का इतना यूज़ होता है कि आपका कॉन्सेप्ट जब अच्छा हो जाता है तो प्रीलिम्स में आराम से आपको कॉन्सेप्ट की दिक्कत तो नहीं होने वाली है। बस आपको प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स के लिए, अपना पैटर्न क्या है कि पैटर्न में आपको स्पीड कितनी रखनी है, कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे जो छोड़ने हैं। तो वही था सर मेरा कि मैंने स्टार्ट पहले कर दिया था। और जैसे ही प्रीलिम्स आया, प्रीलिम्स के मुझे याद है 1.5 मंथ्स पहले मैंने जीएस स्टार्ट की। तो जीएस मैंने एक बार पढ़ा था जब स्टार्ट की प्रिपरेशन, तो एक बार जीएस पूरी पढ़ ली थी प्रीलिम्स के लिए। जो नोट्स थे वो अपने हैंड रिटन नोट्स आपको मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएंगे, आप उसे परचेज़ कर लें। और मैंने उसे एक बार बस थॉरोली प्रिपेयर कर लिया। और फिर उसके बाद बीच का टाइम जब आया तो एक बार फिर से जीएस पढ़ लिया। और बाकी प्रीलिम्स के 1 मंथ पहले, जब 1.5 मंथ पहले स्टार्ट किया था मैंने, तो उस टाइम पे जीएस पढ़ा था, थर्ड टाइम था वो मेरा। 3 बार मैंने जीएस पढ़ी थी, एक स्टार्टिंग में, एक बीच में, और एक प्रीलिम्स के 1.5 मंथ्स पहले। तो वो पहले रिवाइज कर लिया, क्योंकि ऐसा होता है कि टेस्ट देने होते हैं ना आपको, टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। विदाउट पढ़ना टेस्ट देना तो कोई मतलब ही नहीं उसका। तो वो पढ़ लिया था जीएस। एंड सर टेक्निकल पे फिर वही मेरा टेक्निकल, क्योंकि गेट का रैंक आ गया था तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था मुझे कि टेक्निकल तो मेरा एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ये था कि जीएस पे ही ठीक ठाक स्कोर करना है। लेकिन सर जीएस को मैंने इतना बहुत ऐसा, मैं एस्पिरेंट्स को भी सजेस्ट करूँगा कि जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करें, बहुत ज़्यादा टाइम मत दें। क्योंकि जीएस क्या है कि अभी 17 से ही पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। तो अभी जीएस की नॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी, या फिर जो ऐसे हैं जो एनालाइज कर रहे हैं एग्ज़ाम को, उनको भी इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। तो अभी वो खुद भी कन्फ्यूज़न में कि क्या आता है क्या नहीं आता है। और सर एक्चुअली यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो या यूएससी, दोनों में ही ऐसा है कि प्रीलिम्स में तो आपको टॉपर भी, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं जानता, किसी को नहीं पता होते 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। तो सबको, जैसे मेरा था कि मुझे 40-50 क्वेश्चन ही पता थे, तो बाकी की जो 35-40 क्वेश्चन जो करने होते हैं आपको, वही आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस है, वही काम आती है। आप तो 50 क्वेश्चन कर लेंगे, 40 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी के लिए जब आप जाना है आपको, तो आपने जो प्रैक्टिस की होती है वही काम आती है। तो सर जीएस के लिए मैं यही बोलूँगा कि अपना 1-2 बार नोट्स पढ़ के, फिर मैंने क्या किया था कि टेस्ट सीरीज़ देता था मैं। टेस्ट सीरीज़ के थ्रू सर जो क्वेश्चंस अच्छे लगते थे मुझे, वो बुक मार्क कर लेता था और वही रिवाइज करता था। और सर ऐसा लगा कि जैसे लोगों को क्या लगता है ना कि जीएस में तो कुछ भी नहीं आ रहा मुझे, तो क्या टेस्ट दूँ। लेकिन होता ऐसा है कि जीएस में आपका गेस वर्क काम करता है। अब जब आप 40 क्वेश्चन कर लें एग्जाम में, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको गेस करना होगा। जैसे ब्लाइंड गेस तो बहुत बेकार है, वो तो नहीं करना है। लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे कि आउट ऑफ 3 मुझे एक जज करना है, आउट ऑफ 2 मुझे एक जज करना है। तो वहाँ पे जब आपके पास कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट्स का आइडिया होगा, तो आपको वो जज करने में हेल्प करता है। कि जैसे कोई 2 पॉलिसीज़ हैं जो पैरेलल में हुई हैं, तो अगर आपको एक से क्वेश्चन पूछा गया है लिंक करके दूसरे से, तो आपको हाँ क्लिक कर सकते हो कि हाँ ये पॉलिसी इसके साथ पैरेलल भी थी, हाँ तो इसलिए ये टाइम हो सकता है इंटरवल का। तो वही ऐसे हो गया, कोई भी पूछ दिया पॉलिसी का, तो सर वो आपको, मतलब ऐसे यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो थोड़ा सा लिंक करके पूछती है। तो वो लिंक आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो वो टेस्ट सीरीज के थ्रू था। और सर टेक्निकल तो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं टेस्ट सीरीज देता था, 3-4 घंटे पढ़ लिए, बाकी टाइम अपना जीएस पढ़ता था। तो सर प्रीलिम्स की यही स्ट्रेटजी रही थी। एंड सर एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि जीएस का जो था, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अटेम्प्ट, जो लोग गलती करते हैं, लोग एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एक अच्छी बात है एक्यूरेसी पे फोकस करना, लेकिन अटेम्प्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप 60 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, सर एक्चुअली मैं पहले बता दूं कि एग्ज़ाम का कैसे कैसे होता है ना। तो प्रीलिम्स सर 500 मार्क्स का होता है, प्रीलिम्स का बता रहा हूँ। उसमें 300 मार्क्स का टेक्निकल एंड 200 का जीएस। 200 जीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं एंड 300 टेक्निकल में 150 क्वेश्चन आते हैं। तो सर जो जीएस के 100 क्वेश्चन है, उसमें अगर आपको एक 100+ स्कोर अच्छा माना जाता है, तो मेरा सा टारगेट था, मुझे पता था कि जीएस वीएस तो अपने से होने से रही, तो मैं जो है अपना ये मान के चलता था कि 90-100 आ जाए तो काफ़ी है मेरे लिए। तो अगर आपको इतना स्कोर करना है 90-100 तक का, तो सिंपल सा है कि अगर आप 60 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, या 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं, तो आपका कितना अटेम्प्ट होगा, 120-140। और आपकी नेगेटिव मार्किंग तो होनी ही है, क्योंकि किसी को सारे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने 140-120 अटेम्प्ट किया है, तो आप कहीं लैंड करेंगे 70-80 पे। तो इसीलिए यही था कि सिंपल सा स्ट्रेटजी था कि आपको 80-85+ अटेम्प्ट करना ही है। तो सर मैंने जैसे 91 अटेम्प्ट किए थे हमने जीएस में, तो मेरे मार्क्स भी काफ़ी सही रहे। मेरे मार्क्स आए थे 103, सॉरी जीएस में तो हाँ 103 आए थे इस बार। तो वही था सर कि वही जब अटेम्प्ट ज़्यादा थे मेरे, तो मेरे मार्क्स भी बढ़ गए। तो इसलिए वही था। और सर इसके अलावा टेक्निकल के लिए तो अपना स्पीड का बहुत फोकस रखना है, तो आपको जीएस में थोड़ा सा अटेम्प्ट अच्छा रखना है। और टेक्निकल में सर 150 क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा स्पीड चाहिए होती है। क्योंकि क्या था सर, मैंने तो फिक्स कर रखा था, मेरा माइंड था कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही होते हैं, तो 150 क्वेश्चन है, 180 मिनट से, तो 30 मिनट का मैं बचा के रखता था। कोई भी क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया,
और 1 मिनट से ज़्यादा टाइम चला गया, फिर मैं तो उसको करने वाला नहीं, छोड़ दूंगा वहीं पे, अब तो उसको करना ही नहीं है क्योंकि ये मेरा टाइम खाएगा, मुझे पता है। तो वो क्वेश्चन स्किप करते जाते थे और स्पीड इसीलिए बनती थी। तो ये स्टडी मेरी पूरी जीएस की और टेक्निकल की रही थी सर। तो जीएस में मैंने 91 और टेक्निकल में तो 150 अटेम्प्ट कर दिए थे पूरे, तो उसमें सर आ गया 214 मार्क्स। तो इसलिए प्रीलिम्स में तो मेरे काफ़ी 300+ स्कोर बन गए थे सर, तो वो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। तो यहाँ पर आपने बार बार मेंशन किया कि मेरा तो ऑलरेडी टेक्निकल हो गया था, तो आप इस चीज़ को भी बताइए कि अगर हम लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आप कैसे इसमें मार्क्स बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करें, ये बताइए। सर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे मैंने क्या किया था कि सब्जेक्ट्स एक बार, जैसे ईएसई में 15 सब्जेक्ट थे टोटल, तो मैंने सारे सब्जेक्ट थॉरली प्रिपेयर कर लिए एक बार। और प्रिपेयर करने के बाद मैं सीधा टेस्ट सीरीज़ देता था, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ले ली और टेस्ट सीरीज़ दिए। टेस्ट सीरीज़ पे स्टार्टिंग मार्क्स कम आएंगे क्योंकि अभी स्टार्ट किया आपने, तो मार्क्स कम आते थे। लेकिन वही था कि जब मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज़ दे ली तो थोड़ा सा गलतियाँ देखी अपनी, और गलती के साथ साथ ये एनालाइज हुआ कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर मैं क्या एक्चुअली सर गलती है बच्चे ये करते हैं कि सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए लगते तुरंत ही, तो उसमें आपका शॉर्ट नोट्स नहीं बनता, वो पूरी कॉपी छप जाती है फिर कि सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट ही लग रहा है ना, आपको तो पता नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो जब मैंने टेस्ट सीरीज़ दे ली तो मुझे इंपॉर्टेंट पता चल गया। फिर मैं बोलूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे सारे सब्जेक्ट्स के। और सर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जब टेस्ट होता था तो टेस्ट के टाइम पे सर वही शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, सिंपल शॉर्ट नोट्स पढ़ा, टेस्ट दिए, शॉर्ट नोट्स पढ़ा, टेस्ट दिए। और सर मैंने एक अपनी अलग से एरर कॉपी बना रखी थी। मैंने गेट के टाइम पे भी सबको ये बोला था कि आप एरर कॉपी मेंटेन करें, बहुत अच्छी बात है वो। वो मैंने भी किसी सीनियर से ही सीखा था, उन्होंने बताया था मुझे कि एरर कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं जो गलतियाँ करता था उसको नोट डाउन कर लेता था कि टेस्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी में, अपनी लैंग्वेज में, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि ये गलती की मैंने। तो मैं खुद को उसमें गुस्साता भी था कॉपी में ही कि तुम बार बार ये गलती करते हो कृष्णा, क्यों तुम, जैसे मैं रूट 3 VI cos 5 में 3 फेज में भी रूट 3 भूल जाता था। या फिर कोई क्वेश्चन हो गई कॉम्प्लेक्सी अपना मशीन का हिस्टैरिसीस लॉस में b की पावर 1.6 × f है, तो 1.6 भूल गया मैं, कई बार हुआ ऐसा है। तो उस केस में क्या होता था कि मेरे आंसर गलत आते थे, तो वो बार बार जब मुझे गुस्सा लगती थी इस बात पे कि बार एक ही गलती बार बार कर रहा हूँ, तो फिर मैंने नोट डाउन कॉपी पे करना स्टार्ट किया। और सर मैं वो रिवाइज़ करता था जो गलतियाँ की है मैंने, कि ये गलती हो रही है मेरी, फिर ये गलती हो रही है। तो वीकली नहीं तो डेली बेसिस पे शाम के टाइम जब भी ब्रेक वेक हुआ, कॉलेज में गए हुए हैं, 5 मिनट का ब्रेक हुआ, तो एक बार निकाल के देख लिया कि गलती क्या क्या की है, कॉपी साथ में रखता था। तो सर वही था कि मैंने देखा कि कुछ ऐसी गलतियाँ, जैसे अब क्या होता था कि जब मैंने एक बार गलती करके नोट डाउन कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब 3 फेज का फार्मूला आ रहा है ना, तो मुझे क्लिक करता था कि यहाँ तो मैं गलती करता ही करता हूँ, तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा अवेयर होता था मैं। तो इसलिए मेरा टेक्निकल का सिंपल इंप्रूवमेंट का तरीका ये है कि आप जो है शॉर्ट नोट्स बना ले पहले, शॉर्ट नोट्स के बाद टेस्ट दें, और टेस्ट के बाद जितना टेस्ट दे सकते हो उसको दें, और उसके बाद एरर कॉपी मेंटेन करें हर टेस्ट से, और टेस्ट को रिवाइज करते रहें। तो सर मैंने प्रीलिम्स के अप्रॉक्सीमेटली टेक्निकल के तो वही टेक्निकल जीएस मिला के 30 टेस्ट दिए थे, 30-35 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो वही है कि आपको खुद डील समझनी है कि आप, अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप और टेस्ट दें। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट से फोकस करें टेस्ट सीरीज़ की बजाय। तो इस तरह से आप टेस्ट सीरीज मतलब अपना टेक्निकल इंप्रूव कर सकते हैं। एंड सर एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूँगा, जो ईएससी के एस्पायरेंट्स हैं वो जो गेट भी दे रहे हैं, जैसे मेरा क्या था कि गेट में क्या होता है कि आपको जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं, ईएससी में 2 सब्जेक्ट उससे ज़्यादा हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया सर, एंड इसके अलावा कम्युनिकेशंस हो गया। तो सर मैंने क्या किया था कि गेट जब मतलब हो गया, एग्ज़ाम आ गया, हो गया, रैंक आ गई, उसके बाद सर मैंने सबसे पहले इन्हीं सब्जेक्ट से फोकस किया था, क्योंकि ईएस में क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स इक्वली डिवाइडेड है। 150 क्वेश्चन होते हैं, तो सारे 15 सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि कोई सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते। इस वक्त आपको पता ही है सर, कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ रहे हैं या फिर कुछ भी कोई सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, फिर तो आप पहले से ही आउट ऑफ द रेस हैं। तो मैंने सर वही किया था कि पहले ही ये टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जाते ही स्टार्टिंग जैसे हुआ तुरंत ही मैंने ये सारे प्रिपेयर कर लिए थे, कंप्यूटर फंडामेंटल खुद से ही, कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या होता है, जब मैं कर लिया तो रिलैक्स हो गया कि हाँ अब तो मेरा सारा प्रिपेयर है। तो मैं यही बोलूँगा कि गेट के एक्सपीरियंस है कि पहले से वो अपना ये टॉपिक प्रिपेयर कर लें, उसके बाद टेक्निकल का जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है टेस्ट सीरीज़ की और एरर कॉपी मेंटेन करने की, वो बना के चलें, तो आपकी टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो कृष्णा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने तो कह दिया कि आपके प्रिपरेशन हो गया था और आपने टेस्ट सीरीज़ दिलाना शुरू कर दिया था, पर गेट के लिए या किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? नोट से तैयारी करें, कोचिंग जाएं, बुक्स रेफ़र करना है, किस तरीके से? सर एक्चुअली मैं तो मतलब पहले क्या था कि गेट का एग्ज़ाम, क्योंकि 10-11 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पहले आपको क्या करना है कि क्योंकि गेट का एग्ज़ाम मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड है, तो आपको सबसे पहले
एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है और सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपको जज करना है। जब टेस्ट सीरीज देंगे तो पता चलेगा कि कौन से फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं या कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसको नोट करते रहिए, है ना। और नोट्स मतलब मेरा क्या था, मटेरियल का तो आप कहीं भी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं अवेलेबल मार्केट में। अगर आप कैपेबल हो तो कोचिंग वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी खुद की रीड है कि आपको क्या लगता है कि अगर आप कैपेबल है तो कोचिंग्स ले, नहीं तो मतलब सेल्फ स्टडी से भी, ऐसा गेट एग्जाम ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्फ स्टडी से भी निकल जाएगा। फिर आपने मतलब अपना जो भी जो सब्जेक्ट्स थे उसको आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए और मेन नोट्स प्रिपेयर करने के बाद शॉर्ट नोट्स बना लिए उसके बेसिस पे। जैसे मेरा था क्या, मैं 2 चीज़ें बनाता था, एक अपना शॉर्ट नोट्स और दूसरा फार्मूला नोट्स। तो सर शॉर्ट नोट्स में मैं कॉन्सेप्ट्स रखता था मैक्सिमम, जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, एंड फार्मूला नोट्स में सर जो शॉर्ट नोट्स के बाद एक ऐसी चीज़ें होती है जो गेट के लिए स्पेसिफिक है कि फॉर्मूले चाहिए हमको, बस कि अदर टिप मुझे एक पेज में सारे फॉर्मूले लिखे हो मशीन्स के, पैराटॉनिक्स के, तो वो मुझे दिख जाए साफ साफ, तो वो मैं उसके लिए फार्मूला नोट्स अलग से एक पेज में मेंटेन करता था। और सर टेक्निकल के लिए बस जैसे ये सारी चीज़ें कर ली तो सर बुक्स वगैरह भी आप रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स है, मुझे मशीन में स्क्वायर कनेक्शन जैसे बहुत टफ लगता था, मतलब मुझे टेस्ट सीरीज में अगर क्वेश्चन आ गया है तो मुझे पता है कि मैं गलत ही करूँगा, वो फिक्स था, तो इसलिए मैं उसको छोड़ता ही था कि नहीं करना है। इनकेस मुझे आंसर दिख रहा है फिर भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट का क्लियर ही नहीं हुआ। 1.5-2 साल हो गए। मेरे सर थे, सर से मैं बार बार पूछता था कि सर, धर्मराज सर थे, उससे मैं 2-3 बार पूछा कि सर क्या होता है, इसका क्या होता है, समझ नहीं आ रहा। तो मुझे बार बार बोलते थे कि कृष्णा तुम्हें क्या हो गया है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा है कि अब इसके लिए मुझे बुक ही चाहिए। तो वही बोलूँगा कि कोई ऐसा टॉपिक आपको लग रहा होगा जिसमें आपको नीड है, तभी आप बुक के लिए जाएँ लिमिटेडली, नहीं तो आप बुक अवॉइड करें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप सारी बुक्स कवर करके गेट का एग्ज़ाम लिख पाएँ, इतने सब्जेक्ट्स हैं ढेर सारे, है ना। तो मेन फार्मूलाज ये है, तो गेट के लिए फार्मूलाज को ही मैक्सिमम रेफर कीजिए आप लोग, है ना। एंड सर इसके अलावा ये था कि टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने बताया कि एरर लॉग अपना बनाइए और अपने टेस्ट सीरीज देते रहिए, तो उससे आपका एरर इंप्रूव होता जाएगा। और सर गेट में क्या होता है ना, गेट में आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए क्या हुआ था कि आप टेस्ट सीरीज जब मैं देता था तो क्या होता है ना कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, बीच में अपना एप्टीट्यूड का पार्ट हो गया। तो क्या था कि लोग की स्ट्रेटजी क्लियर ही नहीं होती है कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। क्या करते हैं लोग कि 1 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करें टेस्ट सीरीज में, 2 मार्क्स बाद में। फिर क्या हुआ कि टेस्ट सीरीज के जब एक्चुअल एग्जाम हुआ तो डर गए वो लोग, तो वो स्ट्रेटजी चेंज कर दिए। तो ये नहीं करना है कि आपको पहले से क्लियर होना है कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। मैंने सारी स्ट्रेटजी पे दे ली थी टेस्ट सीरीज, और मुझे लगा कि मैं 2 मार्क्स पहले करता हूँ तो अच्छा होता है, फिर 1 मार्क्स लास्ट में, और सैंडविच करता था मैं बीच में एप्टीट्यूड का पार्ट, ताकि वो मेरे लिए एक फ्रेश एक ब्रेक का काम करे दोनों टेक्निकल के बीच में। तो वो स्ट्रेटजी आप अपनी क्लियर करके, और गेट के एग्जाम में सर बिल्कुल चिल होके जाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और वही प्रैक्टिस और एक्यूरेसी काम आती है। तो मैं बोलता था, हाँ एक चीज़ और था गेट में रैंक लाने के लिए कि क्या करते थे ना, कई लोग गलती क्या करते हैं कि वो पूरा पेपर जल्दी जल्दी रिटर्न कर लेते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं कि सोल्यूशन में कि ये गलती, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। तो उसमें मैंने खुद भी ये फील किया था कि जब मैं गेट का टेस्ट सीरीज देता था तो क्या हुआ कि जब मैं बाद में रिवाइज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसे फील आती है अंदर से कि अरे ये तो सही होगा करके, ये तो सही किया है, आंसर मैच कर रहा है, ठीक है छोड़ दो। या सेकंड में भी, और क्योंकि प्रेशर होता है ना 65 क्वेश्चन फिर से रीचेक करने का, तो फिर लगता था कि हटाओ सब हो गया, सब सही है करके। फिर जब वापस जब सबमिट किया टेस्ट, फिर देखते थे तो लगता था कि अरे इसमें तो मैंने ये छोटी सी गलती कर दी, इसमें ये गलती कर दी। तो उसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि अगर आपको गेट में अच्छा करना है तो आप सोल्यूशन को अपना सॉल्व करें, और एट अ ग्लांस आप तुरंत ही सोल्यूशन को देखें, क्योंकि आपको उस टाइम पे क्वेश्चंस याद होते हैं, आपने जो प्रोसीजर किया वो याद होते हैं, तो तुरंत रीचेक करें। बस जस्ट 10 से 20 सेकंड लगेगा आपको याद वो देखने में एक बार कि क्या गलती तो नहीं की है। तो उस तरह से सर मैंने देखा कि काफ़ी टाइम मुझे गलती मिलती थी कि अरे ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया, कैसे लगा दिया। तो वो आप स्ट्रेटजी में चेंज कर सकते हैं। मेरे लिए यही एक बड़ा मतलब एक्सपीरियंस रहा था पूरे टेस्ट सीरीज देते टाइम कि ये करना है मुझे। और सर अभी हम लोग में और एक चीज़, हाँ सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है किसी एग्ज़ाम में, वो जो मेंटल टफनेस, जो सबको पता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि सर क्या हुआ था ना कि हम लोग अपना टेस्ट सीरीज देते थे तो 2 मार्क्स 1 मार्क्स एप्टीट्यूड ये सब देखते थे। लेकिन जब हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था एक्चुअल ना, तो IIT बॉम्बे ने पूरा मिस कर दिया था क्वेश्चंस। 2 मार्क्स पहले हो गए, फिर बीच में 1 मार्क्स ही हैं, एप्टीट्यूड भी है। तो फिर जब मैं स्टार्ट किया क्वेश्चन तो मैंने कहा ये क्या यार, पैटर्न ही बिल्कुल अलग है, अब क्या शुरू करूँ। 2 मार्क्स के बीच में 1 मार्क्स आ रहा है, फिर 2 मार्क्स आ रहा है। तो वही था कि उसमें काफ़ी लोग थोड़ा सा, जिनको वैसे मेरे दोस्त वगैरह थे जो मतलब पुराने काफ़ी दोस्त हैं, तो वो लोग काफ़ी, वो लोग उनको सही नहीं लगा वो पैटर्न, वो जज नहीं कर पाए, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनका पेपर इसलिए ख़राब हो गया। तो लेकिन मेरा था कि नहीं, अब तो जो है वो करना है, तो फिर मैंने 2 मार्क्स 1 मार्क्स जो है करते चले जाओ। तो वही है कि गेट में सर थोड़ा मेंटल टफनेस भी चाहिए होती है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव एग्जाम है ना, आपको 3 आवर्स में ही रैंक लानी है अपनी। एक भी क्वेश्चन 100 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आपकी रैंक सीधे 500 600 पे पहुँच जाएगी।
तो इसलिए सेंसिटिव एग्ज़ाम है तो विद कूल होके आराम से, और थोड़ा सा एक्यूरेसी पे फोकस ज़्यादा करना है, स्पीड पे नहीं, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा मेंटल टफनेस चाहिए एग्ज़ाम में। तो गेट में काफ़ी अच्छी रैंक सर इम्प्रूव हो जाती है। तो मेरा जब एग्ज़ाम दिया मैंने, तो एग्ज़ाम के बाद ही मुझे लग गया था, जैसे मैं बाहर आया, भैया बाहर खड़े थे, वही मुझे भेजने गए थे, तो उनको बताया मैंने कि एग्ज़ाम तो सही गया है। तो मुझे थोड़ा सा था कि इस बार रैंक तो आ सकती है अंडर 100 ऐसा था, लेकिन 20 का नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी। फिर सर एक्चुअली मेरा इंटरव्यू भी था 1 महीने बाद ही, तो फिर मैं नहीं चाहता था कि मैं रिज़ल्ट ख़राब देखूँ अपना तो डिस्टर्ब हो जाऊँ, क्योंकि था कि ख़राब ही आता है मेरा, तो उस चक्कर में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था, ताकि चलो अभी खुश अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहे थे। तो मैंने गेट की टेस्ट रैंक रिज़ल्ट देखा ही नहीं आया, तो मतलब होते नहीं कोचिंग वगैरह अपने रैंक पे डालते हैं। फिर जब इंटरव्यू था, इंटरव्यू के बाद मैंने रैंक देखी अपनी, तो देखा मेरी 14 रैंक दिखा रही है। या मतलब ऐसा होता नहीं कि अभी कई बहुत कम बच्चे चेक कर रहे होते हैं, तो 14-15 ऐसे दिखा रही थी मेरी। तो मैं कहा कि यार क्या हुआ है, ये मतलब मेरा ही है ना। मैं देखा, फिर से रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, कृष्णा वीरेंद्र, हाँ 14 रैंक, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। फिर जब रिजल्ट आया तो 20 रैंक, हमने कहा अरे ये क्या हो गया। मतलब तो वही था कि जैसे बताया ना कि कुछ ऐसा होता है कि कई लोग एग्ज़ाम उस दिन छोड़ भी दिए थे उस टाइम पे, जो लोग थे कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो कुछ पता नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। इसलिए अब जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो गेट के लिए मतलब बहुत सेंसिटिव एग्ज़ाम है ना, तो आपकी रैंक आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, प्रिपेयर कर रखा है तो भी आ सकती है, नहीं किया तब भी आ सकती है। इसीलिए गेट का तो यही रहा था कि आप बस अपना पढ़ें अच्छे से, यही जो बताई गलतियाँ देखें और अपना टेस्ट सीरीज़ दें, वही अपना गेट में सर वही पूरा रहा कि चलो 20 रैंक आ गई। तो ये बहुत अच्छा है। इसी के साथ आपका तैयारी भी हो गया ईएसी के लिए, जो आपका मेन एम हो गया था कि हाँ भाई अब तो इसी को करना है करके, तो आपने अपना टेक्निकल तैयार किया जो आपको नेक्स्ट ईयर में इसके लिए हेल्प कर गया, तुरंत आपका प्रीलिम्स में हेल्प कर गया। पर अब बात क्या आती है कि आपने प्रिपेयर किया है और कॉन्फिडेंट हो गए हो ऑब्जेक्टिव टाइप में। यस सर। हाँ भाई आदत हो गई है कि लिखना नहीं है ना, रफ में इधर बनाए, तुरंत फॉर्मूला डाले और वैल्यू करके कैलकुलेटर में करके निकाल दिए। दूसरा बात तो ये भी है कि आपके पास कैलकुलेटर भी होता है यहाँ पर, ये इधर ऑब्जेक्टिव में आपके पास नहीं होता है। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि सबसे पहले अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर किस तरीके से अपन मेंस की तैयारी के स्टार्ट करेंगे? सर मेंस के लिए तो जैसे बताया मैंने कि आपको जो पढ़ना है वो तो मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, थ्योरी वाइज पूरा कवर करके। तो मेंस को अगर मैं ब्रेक करूँ 2-3 पार्ट में, तो मेंस में क्या होता है कि क्वेश्चंस एक तो थ्योरी बेस्ड आते हैं और एक न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। तो थ्योरी के लिए मैंने क्या किया था कि मेंस के लिए स्पेसिफिकली मैंने थ्योरी की एक कॉपी बना ली थी अलग से। थ्योरी से मुझे डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी पता ही है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, थ्योरी तो अपनी वैसी वीक रही है कि कैसे भी लिख लो। तो सर क्या किया था कि थ्योरी की कॉपी बना ली थी, और जो क्वेश्चन थ्योरी के होते थे वो मैं अलग से नोट करता था कॉपी पे। और सर थ्योरी में ऐसा नहीं कि पूरा नोट करना है पूरा सोल्यूशन। थ्योरी क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें 4-5 ही पॉइंट्स होते हैं मेन थ्योरी के, उसी को आपको एक्सपेंड करना होता है। तो मैं वो शॉर्ट नोट्स टाइप पे वो पॉइंट किया, सर ये क्वेश्चन थ्योरी का आया तो मैं ये लिख दूंगा। मशीन्स में अगर आया आपको डायग्राम बनाना है डीसी मशीन का, आर्मेचर रिएक्शन का, तो मैं ये चीज़ लिख दूंगा उसमें। तो उस तरह से मैंने कॉपी बना ली थी सर। एंड सर उसके लिए जो टेक्निकल पार्ट था उसके लिए तो मैं स्टार्ट से बताता हूँ। तो उसमें सर स्टार्ट जैसे मेंस का स्टार्ट हुआ ना प्रिपरेशन, तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले पीवाईक्यू को फोकस किया। तो पीवाईक्यू में सर मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसको चूज़ कर लेता था पहले ही, और टाइम लगा के 3 आवर्स का और 300 मार्क्स का सेट कर लेता था कि 300 नंबर बन रहे हैं अप्रॉक्स है ना। फिर मैं टाइम लगा के क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, अपने कॉपी ले ली थी, कॉपी पे ही अटेम्प्ट करता था बिना देखे बंद करके सोल्यूशन, और एक टेस्ट दे लिया, मतलब ऐसे देख के कि पूरा टेस्ट हो गया। फिर मैं पीवाईक्यू के सोल्यूशन से अपना सोल्यूशन मैच करता था, और जो भी गलतियाँ हो इसको रेड से करके पूरा, यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक की है कन्वेंशनल में, ये मिस्टेक की है, तो वो मैं अपने एरर कॉपी में नोट करता रहता था। तो सर इस तरह से पीवाईक्यू मैंने लगभग 20-25 डेज़ में ख़त्म हो गई थी मेरी। तो यही बोलूँगा कि पीवाईक्यू को आपको ऐसे करना है कि अपना आंसर बंद करके फिर खुद ही से लिखिए और फिर मैच करिए सोल्यूशन कहाँ पे गलती हो रही है। फिर उसके बाद क्या होता है सर कि जब तक आप ख़त्म करेंगे तब तक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है मेंस की ना। तो जब मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है तो आपको क्योंकि प्रिपेयर भी करना है मेंस का, तो सर क्या हुआ था मेरे साथ कि मेंस के टेस्ट सीरीज आते आते एक बार तो मैं कर गया था, सारे सब्जेक्ट्स गो थ्रू हो गया था पीवाईक्यू के थ्रू। तो जैसे ही मेंस का टेस्ट सीरीज आया तो फिर मैंने बस वही सर मैंने फिर वही किया जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए अपने। और इसके अलावा क्योंकि सर मैंने क्या किया था ना कि मैंने मेंस के लिए मैंने देखा था कि क्या इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मेंस में। फर्स्ट वन इज स्पीड, सेकंड एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन।
तो सर अगर ये 3 चीज़ आपके पास है तो आप मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। और क्योंकि सर गेट में तो होता है कि पेपर अटेंड हो जाता है, प्रीलिम्स में भी हो जाता है, कि मेंस में क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, ईएससी हो या सीएससी हो, पेपर अटेंड करना ही बहुत टफ हो जाता है। 300 मार्क्स का अटेंड करना या जो भी अपना जीएस का 250 अटेंड करना बहुत टफ होता है। तो सर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब स्टार्ट किया था ना मैंने टेस्ट देना, फर्स्ट टेस्ट दिया मैंने, तो मेरे 300 में 240-250 अटेम्प्ट हो पाया, 50 नंबर छूट गए। तो फिर मुझे टेंशन हुई कि यार ऐसे छूट जाएंगे फिर तो वैसे ही नंबर कम होने हैं। तो फिर वही था कि फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंस में राइटिंग स्किल, आपको उस पर काम करना है। तो राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए सर मैंने जो क्या किया था कि 2-3 सालों की टेस्ट सीरीज ले ली थी, मतलब अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की, मतलब मैंने टेस्ट दिए थे। मैंने सर अप्रॉक्सीमेटली 75-80 टेस्ट दिए होंगे मेंस के, खुद से, मतलब खुद से ही देता था मैं। तो उसके लिए यही करता था कि पूरी टेस्ट सीरीज ले ली और टेस्ट सीरीज को ही मैं एज अ क्वेश्चन बना के फिर क्वेश्चन हम लोग में क्या होता है कि 8 क्वेश्चन आते हैं मेंस में और आपको 5 ही करने होते हैं, कोई 3 आपको छोड़ने होते हैं। तो उस बेसिस पे मैं 8 क्वेश्चन का लेके फिर 5 सेलेक्ट करना, सिलेक्शन की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना आपको। तो 5 सेलेक्ट करता था, फिर सेलेक्ट करके टाइम बाउंड करके 3 घंटे में फिर वो खुद लिखता था, खुद से ही A4 को पंच कर लिया और टेस्ट दे जा रहा हूँ। फिर जैसे आपको पता ना कि मेरा टाइम था 9 to 12 एक टेस्ट दिया और 9 to 12 टेस्ट देने के बाद मैं लंच करता था, फिर वो टेस्ट एनालाइज करता था 5 PM तक कि हाँ कहाँ गलतियाँ हुई। तो वो टेस्ट दिया खुद से ही। तो उससे क्या हुआ सर, मेरी स्पीड काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। क्या हुआ कि मैं सुबह हर दिन 2 टेस्ट देता था, एक 9 to 12, दूसरा 5 to 8, हर मेज़ का 2 टेस्ट खुद से लिखता था और बाकी टाइम उसको एनालाइज करता था और गलतियाँ नोट करता था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे लगा कि जो मेरा 250 तक अटेम्प्ट होता था वो 260 जाने लगा, धीरे 270 के आने लगा। मेरे एक टेस्ट में तो 300 भी अटेम्प्ट हुए हैं फिर बाद में जाके एंड पे जाके। तो वो लगा कि नहीं कुछ तो हुआ है, मतलब स्पीड इंप्रूव हो रही है लगातार लिखने से, क्योंकि बस एक ही काम था, टेस्ट दो एनालाइज करो, टेस्ट दो एनालाइज करो। क्योंकि PYQ पहले कर लिया था तो टेस्ट देता रहता था और उसको एनालाइज करता था, तो स्पीड काफ़ी इंप्रूव हो गई। एंड सर उससे एक्यूरेसी भी काफ़ी इंप्रूव होती है कि आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो एक्यूरेसी भी काफ़ी इंप्रूव हुई। गलतियाँ जो होती थी उसको नोट करता था, तो बार बार उसको देखना कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो मतलब ऐसा लग गया था कि हाँ कुछ डोमेन बचा नहीं है जहाँ गलतियाँ होने की पॉसिबिलिटी है, सब कुछ कवर कर लिया था। एंड सर वही गलतियाँ जब कवर हो गई तो उसको मार्क करता रहता था, उसको रिवाइज करता था। एंड सर इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज में था कि क्या होता है ना कि सर कुछ क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं ना, क्या होता है एक्चुअली, हाँ सर मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है कि जब आप 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं ना तो आप 3 क्वेश्चन छोड़ते भी हैं। तो क्या वो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं कि वो 5 क्वेश्चन कर दिया, एनालाइज कर लिया तो हो गया ख़त्म उनका। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मेन क्वेश्चन वही थे जो आपने 3 छोड़े हैं, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया, वो आपको नहीं आते थे। 5 तो आपको आते थे तभी आपने चूज़ किए। तो इसलिए सर मैं जो 5 क्वेश्चन एक बार जल्दी जल्दी एनालाइज करके और वो 3 क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करता था खुद से ही कि देखो कितना भी मुझे नहीं आ रहा, ठीक है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं क्वेश्चन का, फिर भी लेकिन ट्राई करते हैं, कहाँ तक पहुँचते देखते हैं, थोड़ा सा अपना एल्गोरिथम बनाते हैं कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो वो अपना जितना उसको मैं टाइम आउट नहीं करता था, खुद से सोचो इतना सोच रहा है, आराम से सोच के इसको करो कैसे भी। तो अटेम्प्ट करके फिर वहाँ से सीखता था मैं कि हाँ ये क्वेश्चन थे। जैसे मुझे याद है सर कि मैंने ना गलती क्या की थी, एक टेस्ट था मेरा, 2 टेस्ट थे एक्चुअली, मैंने एनालाइज नहीं कर पाया था मैं, और उससे एक क्वेश्चन मेरा मेंस में एकदम एग्जैक्ट आ गया था, 20 नंबर का क्वेश्चन आया था वो सर। तो मैं देखते ही मतलब लगा कि अरे तो मतलब बहुत गलती कर दी, रिग्रेट सा हुआ कि अरे मतलब एक्चुअल एग्जाम में इतने नंबर मेरे चले जाएंगे। तो वही था कि फिर मैंने वही अपना अप्रोच मुझे याद थी लेकिन कि हाँ कैसे कैसे किया था, और हल्का हल्का मैंने याद था कि ऐसा एनालाइज किया था। तो उस अप्रोच के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और जब मैंने सोल्यूशन मैच किया तो वो एकदम से एग्जैक्ट सोल्यूशन था मेरा। तो वही था कि मतलब जब आप क्वेश्चन छोड़ते हैं ना तो वही आप पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो वही मुझे वर्क किया अप्रोच उसकी, और वही एक्चुअल सोल्यूशन मेरा मैच भी कर गया उससे। तो वही था सर कि मेंस का तो ये है कि आपको राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस बहुत करनी है, पढ़ना भी है, साथ साथ आपको लिखना भी है चीज़ों को कि कहाँ कहाँ आप कैसे, स्पीड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ऐसा नहीं कि कहीं भी लिखे जा रहा है, जैसे क्या है प्रीलिम्स में सर तो चेक करते चले जाओ, मतलब टिक करते चले जाओ। इसमें सर हैंस दस है ना, हैंस प्रूव करके बॉक्स में डालना, फिर वी नो दैट, ये सब लिखना। तो वो सब प्रैक्टिस आपको प्रेजेंटेशन जब आप टेस्ट लिखेंगे उसी के थ्रू आएगी। तो सर वही लिखते से जब मैंने 75-80 टेस्ट दिए थे तो लास्ट टाइम पे मुझे लगने लगा था कि हाँ मेरे अब मुझे फिक्स था कि अगर 20 नंबर क्वेश्चन है तो 10 मिनट में अटेंड करना है, 12 है तो 6 मिनट में अटेंड करना है। क्लॉक चलती रहती थी माइंड में। तो वही था टारगेट कि पूरा क्वेश्चन टारगेट होता था कि 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर देना है। तो वही हुआ था सर कि मेरा जब एक्चुअल एग्ज़ाम आया था तो मेरे पेपर 1 में तो थोड़े से पेपर 1 में मेरे अटेम्प्ट थे 285 तक के, और पेपर 2 में से 295 अटेम्प्ट थे मेरे। तो वो अटेम्प्ट का मतलब बस मेरे 20 मार्क्स छोटे थे, जो काफ़ी 580 मार्क्स अटेम्प्ट करना मेंस में काफ़ी अच्छा माना जाता है, मतलब बड़ी बात है। तो वो मुझे लगा कि जो बंदा 500 पे रुक जाता था वो 580 तक खींच के ले गया प्रैक्टिस के थ्रू। तो वो राइटिंग स्किल का ही पूरा कमाल था, तो इसकी वजह से मेंस काफ़ी अच्छा गया मेरा।
तो सर मेंस में मेरे मार्क्स भी पेपर 1 में 205 है, जो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। मतलब कई बच्चों के ऐसे मार्क्स नहीं आए हैं, तो अपने आप में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि अरे वाह बढ़िया है, चलो पेपर 1 काफ़ी सही रहा मेरा। और पेपर 2 में एवरेज मार्क्स है, तो वही था कि मेन जो फ़ायदा हुआ वो थ्योरी का। पेपर में थ्योरी बहुत आती है सर, तो वो फ़ायदा हुआ वो उस राइटिंग स्किल का ही था, तो इसलिए से काफ़ी इंप्रूव हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था तो उस समय मुझे किसी ने कहा था कि ना क्वेश्चंस के पास एक पावर होती है। आप जब उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करते हो, चाहे बने चाहे नहीं बने, पर आप जो उसमें अटेम्प्ट करते हो ना, उससे वो पावर आपको खुद मिलने लगती है। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखे नहीं बना, तुरंत सोल्यूशन देख लेते हैं, तो इससे जो इफेक्टिव आपको जो मिल सकता था उस क्वेश्चन से वो आपको नहीं मिल पाता है। तो आपने बहुत सही कहा कि जो गलतियां कर रहे हो वही आपका खजाना है, जो आपको और इम्प्रूव करा के आपको एक्चुअल में रिजल्ट दिलाएगा। बिल्कुल सर। और वो एक बात है ना कि 2 रास्ते होते हैं, एक है राइट चॉइस और एक है इजी चॉइस, है ना। अब आप अगर इजी लेते रहोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा, पर राइट चॉइस चाहे वो इजी हो चाहे डिफ़िकल्ट हो, वो आपको सही रास्ते पे ज़रूर पहुंचा ही देगा। वही सर, वही तो मतलब एक सर ये भी था ना कि जब स्टार्ट किया मेंस का, तो स्टार्टिंग में मार्क्स कम आते थे, तो मतलब ऐसा तो लगता था कि बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, इससे तो नहीं होगा, लेकिन इंटरनल फीलिंग होती थी कि चलो अच्छा ही है मेरे लिए। मतलब एक दिखता था कि काफ़ी स्कोप है इंप्रूव करने का, तो जितने कम मार्क्स है उतना मैं खुश होता था कि चलो अच्छा ही है, अभी तो और इंप्रूव कर सकते हैं। जब मार्क्स लास्ट के टाइम पे तो मॉक में कई बार फर्स्ट रैंक भी आई, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं अच्छी बात नहीं है ये, तो थोड़ा सा अंदर इंटरनली थोड़ा सा दुख भी था, खुशी के साथ साथ कि यार ये मतलब ऐसा है, ऐसा तो नहीं कि ये बस ऐसे ही खुश हो रहा हूँ मैं और कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में एक्चुअल एग्ज़ाम गलत ना कर दूँ। तो वो था कि कभी भी आपके मार्क्स कम आए ना, तो ऐसा उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, वो पॉजिटिव सोच के रखिए, पॉजिटिव वे में कि अरे अभी तो स्कोप है, 300 में 200 नंबर आए तो 100 मार्क्स का स्कोप है आपके पास इंप्रूव करने का। तो वो एनालिसिस में मुझे और अच्छा लगता था कि हाँ 100 नंबर गलत किए मैंने। अब कोई ऐसा हुआ कि काफ़ी अच्छा टेस्ट किया जिसमें 5-10 नंबर ही गलत है, तो फिर आप क्या इंप्रूव करोगे उसमें। तो वही है कि क्वेश्चंस जितना आप टफ प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको आदत लग जाएगी। जैसे मैं ना सर पेन पे कैप लगा के लिखता था ताकि मेरा पेन भारी हो और मेरी स्पीड स्लो हो। जैसे मैं जो अपना टारगेट 2.5 का रखता था, 3 घंटे का एग्जाम है तो 2.5 में ख़त्म करना है, और मैं कुछ जानबूझ के पेन कैप लगाता था भारी सा ताकि मेरी स्पीड स्लो हो और तब मैं अटेम्प्ट करूँ। तो जब आप प्रैक्टिस हार्श कंडीशन में करेंगे, तो जब आपकी कंडीशन एग्जाम की होगी तो आपको थोड़ा एक्सीड ही करना है। आप ऐसे नहीं है कि यार आप पहले से ही अपना 3 घंटे का पेपर 5 घंटे में कर रहे हैं, फिर तो आपका पेपर छूटना ही है। तो आप जितनी टफ सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने टफ क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना जितने हार्श कंडीशन में रह के पेपर लिखेंगे अपना कि नहीं ये नहीं ये नहीं है, उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जैसे कि सर ऐसा होता है ना कि मेंस में टाइम कम होता है, तो वो लोग बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि सिंगल पेन से लिखना चाहिए। तो मैं टेस्ट सीरीज में 2-3 पेन यूज़ करता था ताकि मेरा टाइम जाए थोड़ा सा और मैं तब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। तो वही था कि अपने लिए जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हार्श कंडीशन क्रिएट की, ताकि मैं जितना भी रिक्वायर्ड है उससे और ऊपर जा सकूँ, ताकि जब ये एग्ज़ाम है लेवल है तो यहाँ पे मैं स्टैंड करूँ अपने बेस्ट पे। तो वो एक चीज़ें जो लोगों को देखनी चाहिए कि एग्ज़ाम कंडीशन आपको फ्रूटफुली बनानी है, थोड़ा टफ बनानी है, ताकि आपको उतना ही फ़ायदा हो एग्ज़ाम में। बहुत बहुत अच्छी बात और डिफरेंट बात जानने को मिली आज मेरे को, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है कि आदमी वैसे ही प्रिपेयर करता रहता है जैसे उसको फाइनल एग्ज़ाम में करना है। यहाँ पर तो आप और एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिए कि और डिफ़िकल्ट कर लिया चीज़ों को, ताकि वहाँ पर जब आपको ईजी मिले तो आप आउट परफॉर्म करो, मतलब जो पहले भी नहीं हुआ करता था, और इसीलिए आपके इतने ज़्यादा मार्क्स भी आए। क्योंकि ये बहुत एस्टॉनिशिंग बात है कि आपने इतने सारे मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं और सब में इम्प्रूव करते गए, और यही असली राज है। मतलब मैं एक फाइनल कोट यहाँ पर अगर सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँ तो ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करो, टेस्ट दिलाओ, तब आप इस मुकाम पे पहुंच पाओगे जहाँ पर सर हैं और जो बाकी टॉपर्स रहते हैं। क्योंकि सारे टॉपर्स में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते जा रहे हैं और फेलियर को पहले ही चख ले रहे हैं। फेलियर जितना पहले कर रहे हैं उतना ही फिर आपको लास्ट में द मोर यू स्वेट इन द वॉर, है ना, इन द प्रैक्टिस यू विल ब्लीड लेस इन द वॉर। वही सर, बिल्कुल। जितना आप पहले से ही जितना फेलियर फेस कर लेंगे उतना एग्ज़ाम आपका सक्सेसफुल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जितना आप फेल हो रहे हैं ना वो अपने लिए एक ब्लेसिंग सी है। मैं तो खुश होता था कि चलो मार्क्स कम आ रहे हैं मेरे, अभी तो बहुत इंप्रूवमेंट का चांस है और अभी मैं बेस्ट नहीं हूँ तो और ऊपर जाना है। तो एक उसको मतलब जितना फेल होंगे पहले से उतना ही जितना गलती करना है पहले ही कर लीजिए, जितना टेस्ट देना है सब देख के जाइए कि लगे कि हाँ एग्ज़ाम में तो अब कुछ बचा नहीं है छूटने को। तो जितना फेल होगी उतना ही अच्छा है आपके लिए,
एग्ज़ाम के पहले। तभी आपके मार्क्स इतने बिल्कुल। अच्छे भी आए हैं। और अगर हम लोग अब इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू कैसे करना चाहिए? मतलब कई लोग ऐसे रहते हैं ना कि मतलब उतने एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, इंट्रोवर्ट रहते हैं, तो वो कैसे प्रिपेयर करें? और ऐसा भी आपने जाना होगा क्योंकि आप एक प्राइवेट कॉलेज से हैं, कई लोगों का प्रोजेक्ट भी बड़ा ख़राब सा रहता है या ट्रेनिंग भी अच्छी जगह से नहीं किए रहते हैं, तो क्या ये बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके इंटरव्यू में? इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप अपना बताइए और कैसे इम्प्रूव करना है ये बताइए। हाँ सर, ये तो है। कॉलेज में तो जैसे मेरा कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट था, तो उसमें जो है उतना तो एक्सपोजर मतलब उस तरह से नहीं मिल पाया था एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो इंटरव्यू के लिए सर यही था कि मैंने सीनियर से काफ़ी बात की थी इसके रिगार्डिंग कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो इंटरव्यू में सर उन्होंने बताया कि जैसे इंटरव्यू में 2 पार्ट होता है आपका, अगर ब्रेक करूँ मैं, एक आपका पार्ट हो गया HR का डैफ वाला पार्ट हो गया, दूसरा अगर आप ES का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप टेक्निकली साउंड होंगे। तो सर मैंने क्या किया था कि जब आप इंटरव्यू अपना अप्लाई करते हैं तो उसके लिए डैफ फिल करते हैं आप, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो फॉर्म आपका 7-8 पेजेस का होता है। तो आपको जो भी डिटेल्स फिल कर रखी है उसमें आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, जो भी आपने इनपुट दिया है उसमें। जैसे सर मुझसे क्या था कि हॉबी का बताना आपको, तो हॉबी का उन्होंने पूछ लिया था कि तबला का उन्होंने पूछा था कि तबला के मैस्ट्रियो कौन कौन है ना इंडिया में, या फिर आप कौन कौन से घरानेज हैं जो वर्ल्ड में इस वक्त अभी अवेलेबल हैं, और तबला किस मटेरियल से बनता है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और मेरे नाम की मीनिंग जैसे कृष्णा मेरेंद्र है, तो मेरेंद्र क्या है, तो मैंने बताया सर मीरा का इंद्र, इससे कृष्णा, तो मतलब ये कृष्णा कृष्णा ही है, और ये एक्चुअली मेरे दादाजी के और मेरे मम्मी पापा के नाम से मिलके बना हुआ है। तो वो काफ़ी इंप्रेस हुए इस बात से। तो इसलिए मेरा स्कोर भी इंटरव्यू में काफ़ी डिसेंट रहा सर, 134 मार्क्स थे, तो वो एक प्लस पॉइंट रहा, इन्हेंस किया। तो इंटरव्यू के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप पहले डैफ का जो फॉर्म है उसको आप एक अपना PDF लेके और अपने प्रिंट आउट निकलवा के जो भी डिटेल्स आपने फिल कर रखी है अपने कॉलेज के बारे में, अपने होम टाउन के बारे में, अपनी हॉबीज़, अपने किसी ऐसी प्लेसेस विज़िट किए आपने तो उस प्लेसेस के बारे में जो भी चीज़ें आपने फिल कर रखी है उसमें, है ना, अपने M.Tech वगैरह की हाई डिग्रीज़ है तो उसके बारे में, या फिर कोई अवार्ड्स आपने जीते हैं वो अवार्ड्स के बारे में, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मतलब कुछ भी फेक ना हो, आप उसको जस्टिफाई कर पाए अगर वो पूछते तो उसके लिए सर मैंने पूरा अपना डैफ लेके एक कॉपी डैफ की कॉपी बना ली थी, और उसमें मैं क्वेश्चंस हर एक पॉइंट पे 8-9 क्वेश्चंस अपना मेंटेन करके लिखता रहता था और खुद ही आंसर करता था। एंड सर जो टेक्निकल पार्ट था, टेक्निकल के लिए मैंने सर जो प्रैक्टिकल बुक्स आती है इंटरव्यू गाइडेंस की, तो वहाँ से मैंने प्रिपेयर किया था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे अभी क्या हुआ मशीन्स हैं, पावर सिस्टम है, मेरा सर कोर काफ़ी अच्छा रहता स्टार्टिंग से, मेरा स्ट्रॉन्ग में पोर्शन में आता था। इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन थोड़ा वीक था मेरा, ये जैसे एनालॉग हो गया तो मुझे डर लगता था थोड़ा, माइक्रो प्रोसेसर हो गया तो। लेकिन क्या था, इंटरव्यू में ये ज़्यादा क्वेश्चंस कोर से ही पूछे जाते हैं, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, तो मैं तो खुश था। और प्रैक्टिकल के लिए लेकिन क्या था कि अभी तो बुकिश नॉलेज प्रिपेयर थी, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलग से होते हैं कुछ, कि मशीन्स आपने पढ़ रखी है लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, DC मशीन्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। आप जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे आप रूम में बैठे हैं तो रूम में आप इस रूम को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से, है ना। तो जनरल क्वेश्चंस की ज़्यादा लिफ्ट वगैरह में कौन कौन से मोटर्स यूज़ हुए हैं, तो सर उसके लिए मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे अपने वही लॉ की जो अपनी बुक थी उसके थ्रू। एंड सर जो डैफ था उसके लिए सर मैंने एक स्ट्रेटजी जो एक सीनियर से मैंने ली थी, काफ़ी अच्छी उन्होंने स्ट्रेटजी बताई थी कि क्या होता है ना कि जब आप मॉक देते हैं तो वो आप एक्चुअली वो इंटरव्यू नहीं, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इनकेस ऐसा नहीं कि अगर आप 20 में 20 क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना, या आपने बहुत कम आंसर किए तो आपके बेकार ही मार्क्स आएंगे। वो आपको जज करते हैं कि ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन जानते हैं, कोई भी एकदम मशीन नहीं है कि सारे क्वेश्चन बता देगा एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन आपकी अप्रोच क्या है, किसी को अप्रोच करने की कोई भी प्रॉब्लम है तो। जैसे क्या हुआ था सर, मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार रहा था एक्चुअल इंटरव्यू का। मैं घुसते ही मैम ने मुझसे एक आउट ऑफ द टेक्निकल बॉक्स कॉन्सेप्ट है अपना मोटर BLDC मोटर का एंड सर ZCS कन्वर्टर वगैरह का, वो स्टार्ट किया पूछना। तो मुझे लगा कि अब तो इंटरव्यू मेरा गया, मतलब काफ़ी बेकार होने वाला है। लेकिन वही था कि थोड़ा सा काम किया अपने आप को, और था कि बस एक पॉजिटिव वे में कि बस अटेंड करना है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने बेस्ट वे में उसको जो जहाँ तक जा सकता था मैंने अपने अप्रोच से। जैसे क्या हुआ कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कोई या मैम ने पूछा कुछ क्वेश्चन, तो मैं उसकी जैसे जो टारगेट है ना उसको अचीव करते हैं, उस टारगेट के छोटे छोटे पॉइंट्स को भी बोलता रहता था। जैसे उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ दिया कि ये कैसे होगा, तो मैम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ से ये कर सकते हैं, ये मतलब पता नहीं मुझे आंसर क्या है इसका, लेकिन हाँ एक अप्रोच मैं डिस्कस करूँ उनके साथ कि मैम यहाँ से यहाँ जाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ। तो जब आप ऐसे अप्रोच बताएंगे ना उनको, तो एक तो वो आपकी अप्रोच से खुश होंगे और दूसरा वो आपकी हेल्प भी करेंगे कि उनको पता चलेगा कि हाँ आपका अप्रोच सही है, तो हाँ बेटा बहुत बढ़िया, इसके बाद ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। तो मुझे लगा शायद कि मेरा वैसे क्वेश्चन तो टफ थे मेरे, तो मैं काफ़ी खुश भी नहीं था इंटरव्यू के बाद, लेकिन शायद उनको मेरी अप्रोच अच्छी लगी
यहाँ इसने अटेम्प्ट किया एटलीस्ट और सही जा रहा था ये। जैसे क्वेश्चन एनालॉग का उन्होंने पूछा था सर ने कि कंडक्शन लॉसेस रिड्यूस करना हो हमें, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने कुछ 2-3 पॉइंट बताए। फिर उन्होंने वो स्विचिंग में चले गए थे कि सैचुरेशन है वो कट ऑफ है, एक्टिव नहीं है, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो उसमें मैं थोड़ा फंस गया, सोचने लगा कैसे करना है। फिर भी लेकिन थोड़ा सा अपने आप को था कि क्वेश्चन का आंसर करना है, तो मैं गिव अप नहीं किया कि गिव अप नहीं करना है, अपना जो भी समझ में आ रहा है उसको बताना है। तो मैंने धीमे धीमे बताना स्टार्ट किया और अप्रोच बताई, और जब फाइनली बताया मैंने तो उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया, वो खुश हुए काफ़ी कि बहुत अच्छा आंसर किया है। तो इसलिए मतलब उन्होंने बोला नहीं ये बात, लेकिन उनके चेहरे से लग गया कि हाँ वो काफ़ी खुश हुए, मेरे सेटिस्फाइड थे, तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। तो तब मुझे इंटरव्यू में फील है कि हाँ नहीं, मतलब मेन चीज़ आपकी है अप्रोच, कि आपको आंसर नहीं पता, फिर भी अगर आप अप्रोच करते, गिव अप नहीं करते, तो अप्रोच से लोग खुश होते कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इधर बीआरसी के इंटरव्यू भी यही हुआ था मेरे साथ। कई क्वेश्चन मुझे पता नहीं थे, कि बस मैंने अटेम्प्ट किया उसको कैसे बताना है, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। तो फिर उनको काफ़ी इस बात से खुशी हुई कि हाँ कम से कम सोच रहा है उसके बारे में, ऐसे नहीं बोला कि सर नहीं आता मुझे, है ना, कुछ ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए शायद वो खुश हुए। तो वही हुआ कि मेन चीज़ आपका इंटरव्यू का यही सब है ना, देखना होता है। एंड सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं बोलूँ तो एक क्या होता है ना कि जो मैंने बताया कि आपका अप्रोच कैसा है, बात की मैंने, तो अप्रोच के लिए मैंने क्या किया था कि एक सीनियर से मैंने कंसल्ट किया था। उन्होंने बोला था कि लैपटॉप पे खुद की वीडियोस रिकॉर्ड करो। जैसे आपको बोला कि इंट्रोड्यूस योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो आप खुद की वीडियोस मैं खुद से रिकॉर्ड करता था लैपटॉप पे, एंड सर लैपटॉप पर रिकॉर्ड करके वो खुद सुनता था मैं, फिर रिकॉर्डिंग उसकी, तो कहाँ पे फंस रहा हूँ मैं, क्या पॉइंट मेरा वीक है, तो या फिर कहाँ पे मैं और पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ, तो उस बेसिस पे या मेरा एक्सप्रेशन क्या है बोलने का, कहाँ मुझे पॉज देना है, कहाँ मुझे स्पीड और फ्लो करनी है या फास्ट करनी है, तो वो सर रिकॉर्डिंग के थ्रू मैंने पूरा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था अपना। तो यही था कि जब फर्स्ट मॉक मेरा बहुत बेकार गया था, कि सेकंड मॉक दिया था तो वो काफ़ी खुश थे कि काफ़ी इम्प्रूव किया तुमने। तो वो जो रिकॉर्डिंग कर करके ना अपने आप को मैंने कैसे बोलना है, कहाँ रुकना है, वो पूरा सा प्रिपेयर कर लिया था मैंने कि सारे हर एक पॉइंट को। तो वही था कि इंटरव्यू के लिए आप रिकॉर्डिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं कैमरे की, या फिर कोई अगर हो तो उसके सामने भी, या फिर कोई आपकी गलती बता रहा हो, ऐसा कोई होता नहीं है। खुद ही अपना लैपटॉप रख के रिकॉर्डिंग कीजिए, क्वेश्चंस खुद ही पूछिए। मैं खुद ही पूछता था कृष्णा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं खुद ही आंसर करता था, फिर देखता था कि अच्छा सही बता रहा हो कि नहीं। तो उस तरह से आप है ना इंटरव्यू प्रिपेयर कीजिए। और सर इंटरव्यू ना मतलब कुछ पता नहीं होता किसी को कैसा जाएगा, बहुत ही एक ऐसा, सर मैं तो ना मान के चलता था कि मेरे तो बेकार ही आने वाले, मतलब ऐसा सोच लिया था कि अभी सिलेक्शन तो प्रीलिम्स मेन से ही लेना है, इंटरव्यू तो साइड में रख के चल रहा है कि उसमें तो अपन 70-80 मार्क्स आते रहोगे, तो सोच लिया था कि 80-90 ऐसे मिलेंगे मिनिमम, इससे ऊपर तो नहीं मिलने वाले। तो प्रीलिम्स मेंस में ठीक ठाक स्कोर कर लिया था। फिर इंटरव्यू के जब मान के चला, एक हमेशा पैसिमिस्टिक अप्रोच रही है एकदम कि बस हम अपने साथ तो बेकार ही होना है। फिर जब 90 वगैरह मार्क्स सोच के चले, तो ये था कि जब इस पर प्रेशर ही है ना कभी इंटरव्यू प्रिपरेशन में कि चलो जितने भी आएंगे हो जाएंगे। तो सर वही जब प्रिपेयर स्टार्ट किया तो यही था कि ये नहीं है, यहाँ से लॉस नहीं है कोई, अब तो जितने भी मार्क्स हैं 90 तो सोच के रखा है। तो वही था कि जब इंटरव्यू गया देखे आया तो काफ़ी नर्वस था मैं कि सर ख़राब हो गया अब तो, मतलब 110 तक एक्सपेक्ट करा था मैं, 15-110। जब आए मार्क्स तो मैं खुद भी शॉक था कि इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए 134। तो वही था सर कि इंटरव्यू बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो एक्चुअली सर ट्रेनिंग भी IOCL में थी उस टाइम पे, वर्किंग था, तो टाइम भी कम मिलता था प्रिपरेशन के इंटरव्यू के लिए, बस मुश्किल से 4-5 घंटे मिल गए। तो उसी में थोड़ा टेंशन भी रहती थी कि मुझे लग गया था अब तो ख़राब जाने वाला है, अब तो इंटरव्यू ख़राब होने वाला। लेकिन वही था कि बस एफर्ट लगाते रहे धीरे धीरे, और लगता था कि कुछ प्रिपरेशन नहीं हो रही है, टाइम पास कर रहे हैं। फिर जब मार्क्स आए तो लगा कि नहीं, प्रिपेयर तो किया था काफ़ी कुछ। तो वही है कि इंटरव्यू काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो एस्पिरेंट्स है वो इंटरव्यू पे काफ़ी रिलाय मत करें अपने आप को। जितना मार्क्स स्कोर करना है प्रीलिम्स मेंस में ही, रिटन में स्कोर कर ले, प्रीलिम्स कुछ भी हो सकता है, इंटरव्यू अच्छा जा सकता है तो आपकी रैंक बना सकती है, ख़राब गया तो रैंक बाहर भी हो सकती है लिस्ट के। तो इसीलिए यही अप्रोच अपना इंटरव्यू का काफ़ी परफेक्ट माना जाता है सर। बहुत सही, बहुत अच्छा डिटेल में आपने बताया है, और ये एक्चुअल में सारे जो स्टूडेंट्स होंगे ना उनको हेल्प करेगा कि क्या रहता है, उनको समझ में नहीं आता ना कि इंटरव्यू के टाइम किस चीज़ का रेफ़र करें, तो यहाँ पर है सारा मटेरियल। तो थैंक यू सो मच कृष्णा, यहाँ पर हम लोगों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला कि प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करें, मेंस का कैसे करें और इंटरव्यू का कैसे करें। जो भी चीज़ें आपने बताई हैं सारा डिटेल में था, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है ना कि आपने इस स्ट्रगल को एकदम बेस से सहा है, मतलब किया है कि भाई अच्छे से करना है। इस पूरे फेज़ को देखा, फेलियर्स देखे, फिर इम्प्रूव किए, और यू आर अ मैन जिसने हर बार फेलियर्स को एक्सेप्ट किया, इम्प्रूव किया, और फिर आप यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 15 के साथ हैं और गेट में 20th रैंक के साथ है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये मेरा जब लास्ट ईयर आपसे बात हुई थी तो था कि CTWT का एपिसोड तो करना ही है, एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए। तो आज यहाँ पे हूँ तो
बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू सो मच सर, आपको भी एज इंस्पिरेशन काम करने के लिए। बिल्कुल। तो अब पढ़ाई की बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब थोड़ा चिल आउट पार्ट करते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट राउंड, जहाँ पर मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। रैपिड फायर क्वेश्चन रूल्स ऐसे हैं कि आपको जो चीज़ सबसे पहले आपके माइंड में आएगा वो आपको जवाब देना है। ओके, मतलब ऐसे लैग नहीं होना चाहिए कि सोच के जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। यस सर। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आपको बोला जाए कि कोई एक डिश है जो आपको हमेशा हमेशा खाने के लिए मिल जाए, मतलब इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तो कौन सा डिश रहेगा? सर आलू पराठा और पनीर बटर मसाला बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, ये आपको पसंद है। अच्छा, और अगर आपको बोला जाए कि आप किसी एक फिल्म एक्टर के साथ एक डेब्यू कर सकते हैं, साथ में एक्टिंग कर सकते हैं, तो कौन रहेगा? सर अभी तो सबसे बेस्ट मुझे सर इरफान खान ही लगता है एक्टिंग में, तो वही है इरफान खान। एंड सर विकी कौशल मुझे काफ़ी पसंद है। हम्म। विकी कौशल इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, काफ़ी मूवी भी देखी उसकी, उरी देखी थी, तब से ही काफ़ी लगा था कि हाउस द जोश हाउ इज द जोश सर, फाइन सर। ठीक है, और फिर जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको अपनी लाइफ किसी के साथ स्विच करनी है, बिल्कुल बदल देनी है कि मैं मतलब वो मेरे जैसा बन जाए, मैं उसके जैसा बन जाऊँ, तो कौन कौन रहेंगे? सर अभी तो इस टाइम पे सर तो एलन मस्क ही बोलूँगा मैं, पैसे चाहिए मुझे ढेर सारे। टाइम उसको बोलने वाला सर, या तो फिर 2008 वगैरह में जाके सतोशी नाकामोतो बन के बिटकॉइन खरीदूँ ढेर सारे, फिर ढेर सारे पैसे अभी इन्वेस्ट करके क्रिप्टो करेंसी में, और फिर अमीर बन जाओ। दो ही ऑप्शन है अमीर बनने के। चलिए, बहुत अच्छा है। और जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको कोई एक ऐसा मोमेंट शेयर करना है जो आपके लिए मतलब एकदम लाइफ टर्निंग था, हाँ, तो कोई ऐसा कुछ है? सर वही रिसेंट का था, ईएससी का जब रिजल्ट आया था सर, वो बहुत बड़ा मोमेंट था। मैं एक्चुअली सर पावर ग्रिड में वर्किंग था, कोलकाता में था उस वक्त, एंड सर सुबह से था कि रिज़ल्ट आने वाला है आज, ऐसा कुछ ट्यूशन था, लोगों ने पता करते रहते फ़ोन कॉल करके। तो सर वही था कि मैं साइट रिफ्रेश किए जा रहा हूँ, कंट्रोल F दबाया जा रहा हूँ अपना नाम करके, तो नहीं आ रहा है। फिर धीरे से एक लिंक आई, मतलब टाइम था 4/12/4/13 का, लिंक आई वो, और फिर ग्रुप पे भी हम लोग का सर एक ग्रुप बना हुआ था ईएससी का, जिसपे काफ़ी एस्पिरेंट्स अटैच थे, सारे जुड़े हुए थे। तो उस पर भी लिंक आई, किसी ने डाला, रिज़ल्ट आ गया। फिर सर मेरी हालत ख़राब, मतलब मैं सीट पे बैठा हुआ था, मैं उठ गया तुरंत, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होने वाला है। रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, मैं रिज़ल्ट किसी ने ग्रुप पे डाला फिर, और रिज़ल्ट में मैं अपना नाम देखने वाला था। फिर मैंने कहा कि नहीं, ऑफिस से निकलते हैं, तो फिर जा ही रहा था, फिर मैंने कहा कि नहीं देख ही लेते। फिर अब यहाँ पे बैठे हुए हैं और पीछे सब लोग सर वगैरह आ गए थे, उनको पता चल गया था कि रिज़ल्ट आ गया है। मैंने अपना रिज़ल्ट खोल के PDF देखी, नाम देखा, और जैसे ही अपना नाम देखा मैं चिल्लाया बहुत ज़ोर से ऑफिस में सबके सामने, ये करके, और सब लोग क्या हुआ करके आने लगे, कृष्णा क्या हो गया, ऐसा कुछ सब लोग चिल्ला गए। मैंने कहा सर मैं IAS बन गया, तो उस चक्कर में फिर सब बधाई देने लगे, काफ़ी कुछ घर से फिर फ़ोन कॉल आई। और सर मुझे याद है मोमेंट कि उस दिन तो मैंने खाना भी नहीं खाया रात का, और 3-4 बजे तक, क्योंकि सोना था इसलिए सोना पड़ा, नहीं तो मैं सोने वाला भी नहीं था। फ़ोन कॉल्स आ जा रहे हैं लोगों के, दोस्तों के फ़ोन कॉल्स, रिलेटिव्स के फ़ोन कॉल, तो वो मोमेंट, और सर नेक्स्ट डे भी काफ़ी बिजी रहा पूरा फ़ोन कॉल से। तो वो जो पूरा सिनेरियो था, मैं चाहता हूँ कि वो लाइव फिर से आया, कि इतने कॉल्स लग रहे थे कि हाँ सच में सेलिब्रिटी बन गया हूँ मैं आज। तो वो मोमेंट सर बहुत ही बढ़िया था। और फिर जब घर गया मैं सर, एक्चुअली मेरा श्रावस्ती तब डेवलप नहीं है, तो जब मैं गया तो वेलकम भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया था। सर मैं सेकंड IAS अपने डिस्ट्रिक्ट का, फर्स्ट में 2004-3 में कोई था एक, तो वही था कि उनके लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो जब मैं गया घर पे अपनी छुट्टी लेके, फिर कि सर मुझे छुट्टी दो, मैं जा रहा हूँ, तो जब घर जाना है, तो छुट्टी लेके घर पहुँचा, तो वहाँ पे भी सब लोग काफ़ी खुश थे, माला वगैरह पहनाई गई। तो वो मोमेंट था, मम्मी पापा भी काफ़ी मतलब रो रहे थे वो लोग, तो मैंने थोड़ा सा जाके तुरंत वो मम्मी गले वगैरह लग गई, काफ़ी इमोशनल थे सारे लोग। तो वो मोमेंट सर बहुत बड़ा था मेरे लिए, वो मैं फिर से फेस करना चाहता हूँ। तो सर वो बहुत बढ़िया इंस्पायरिंग मोमेंट रहा है मेरे लिए। एंड एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि कोई एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जिसके बिना आप रह ही नहीं पाते हो? सर मोबाइल एप्लीकेशन सर मैं गेम वगैरह बहुत खेलता हूँ, तो कभी कुछ स्नूकर वगैरह का मेरे में रहता ही है, मैं स्नूकर खेलता रहता हूँ बीच बीच में। अच्छा, तो बस उसके बिना रह नहीं सकता मैं। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इतने अच्छे अच्छे आंसर्स देने के लिए आपके लिए एक हमारे तरफ से एक गिफ्ट है, ये। थैंक यू सो मच सर। तो कृष्णा, हमारे यहाँ एक प्रथा है कि हम लोग एक टैगर टॉपर करके करते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट जो टॉपर है उनको बुला सकें और उनका इंटरव्यू ले सकें। तो आपके ध्यान में आपके कोई दोस्त हैं जिनको आप टैग करना चाहेंगे? Yes sir, I will tag Anshul Kumar. He secured ordinary rank 11 this year in electrical engineering branch, so you can invite him. Okay, He's my sure. very good friend sir.
तो अंशुल जी, आपको यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा जल्द से जल्द, ताकि आप भी अपने सीक्रेट्स और टिप्स यहाँ पर शेयर कर सकें। तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड एंड हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज दें हमारे एस्पिरेंट्स को, ताकि वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो सकें। सो जो एस्पिरेंट्स है इसे 2022 के लिए या गेट के लिए, जो भी एस्पिरेंट्स है LNT के लिए, मैं उन सबको यही बोलूँगा कि जो आपका बेसिक एक रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज का, तो आप हमेशा कभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके, जब एग्ज़ाम है तब पढ़ें। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे नॉलेज ग्रैस्प करनी है। आप एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें। जब आप नॉलेज आपको मिल जाएगा तो आप अपने जो भी एग्ज़ाम्स अटेंड कर सकते हैं, सारे एग्ज़ाम अटेंड कीजिए, आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा। और हमेशा लाइफ में सबके फेल्योर्स, जैसे मैंने बताया, काफ़ी फेल्योर्स लाइफ में आए, तो वही है। और सक्सेस भी आपको मिलेगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन आपको लाइफ अगर में फेल्योर आ रहा है तो आपको कभी गिव अप नहीं करना है। हमेशा मन में बना के रखना है कि जो मैंने अचीव करने का ठान रखा है वो मैं पाके ही रहूँगा। और जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिल रही हैं, आपको उससे खुश भी नहीं होना है कि सेटिस्फाइड हो गए। नेवर सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी लाइफ में जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, जो आपके लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी आपको होगा मोबाइल्स वगैरह से, तो आप थोड़ा सा उनसे दूर रहिए, फोकस रहिए हमेशा लाइफ में। और अचीवमेंट्स एक दिन सबका आता है, किसी का ऐसा नहीं है कि कोई हार्डवर्क किया है लेकिन कभी पेड ऑफ नहीं हुआ। तो हमेशा जैसे मेरा हुआ, आपका भी पेड ऑफ होगा एक ना एक दिन। आप ज़रूर किसी ना किसी एक दिन आप यहाँ पे मेरी जगह बैठे होंगे और अपने अपने स्मॉल जूनियर्स के लिए विश कर रहे होंगे। सो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट ऑफ ASE 2022 एंड गेट। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू सो मच कृष्णा, इतने अच्छे, इतने इम्पोर्टेंट टाइम को हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड हम लोग जल्द ही आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपर के साथ ऑन कैमोमाइल टी विद टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।